Hi everyone, this is Vishal from Bhavna Education Hub and we will be continue with our lecture on science and tech and we were dealing with satellites and the missile system. अभी हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हमने सैटेलाइट्स को कवर किया था, मेजर सैटेलाइट्स वगैरह, और वहाँ पे मिसाइल सिस्टम की बात आती थी क्योंकि वो बहुत ही बड़ा टॉपिक पड़ जाता है। उसमें MTCR वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। ब्रह्मोस काफ़ी न्यूज़ में है, अभी जो रिपब्लिक डे परेड हुई है उसमें भी हमने ब्रह्मोस को फिर से हाईलाइट किया है, तो वो फिर न्यूज़ में आ जाती है। तो हमने मिसाइल पर थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश की है, तो आप इसको थोड़ा देखने की कोशिश करिए। अगर मैं आपसे कहूँ मिसाइल क्या होती हैं, तो जैसे हम उस दिन रॉकेट की बात कर रहे थे, रॉकेट आर बेसिकली द लॉन्च व्हीकल्स दैट आर यूज्ड टू प्रोजेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स यूजुअली कॉल्ड द सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। तो वो तो एक सैटेलाइट है। अब रॉकेट का एक और रूप होता है जिसको आप मिसाइल के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने दिवाली के लॉन्चर देखेंगे, वो क्या करता है, आप नीचे से लगाते हैं, ऊपर जाके वो फट जाता है। इमेजिन कर लीजिए वो एक बड़े स्केल पे एक बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट है और वो हवा में जाके फटने की बजाय हवा में उड़ते किसी एयरक्राफ्ट पे जाके फटे, और वो एयरक्राफ्ट किसी अपोजिशन वाले का हो, मतलब किसी दूसरी कंट्री का जो आप पे अटैक कर रहा है, तो आप इसको मिसाइल कहेंगे। मिसाइल आर बेसिकली द यू कैन कॉल देम लाइक द स्पेस क्राफ्ट, तो नहीं कह सकते क्योंकि वो स्पेस में उड़ता है। मतलब एक ऐसा लॉन्च सिस्टम होता है जिससे पृथ्वी से अगर ऊपर की ओर छोड़ेंगे या पृथ्वी से पृथ्वी की ओर छोड़ेंगे, वो एयर को एक मीडियम बनाएगा, ठीक है। जैसे आप गोली दागते हैं तो कैसे दागते हैं, रिवॉल्वर पिस्टल से आपने दागी तो उसमें जो बुलेट है वो हवा से ही तो जाती है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए कि मिसाइल एक बड़ा सा वो है, उसमें क्या है, कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, कोई स्पेस क्राफ्ट उड़ रहा है, या आप ही प्लेन में उड़ रहे हो, आपको दूसरे प्लेन को उड़ाना है, तो प्लेन में हाथ डाल के गोली तो चलाएंगे नहीं सामने वाले को उड़ाने के लिए, तो उसी प्लेन में आपके नीचे छोटी सी मिसाइल लगी रहेगी, आप उसको दाग दीजिए, वो सामने वाला प्लेन उड़ा देगी। तो ये बेसिकली मिसाइल्स के पर्पस होते हैं। ये वॉर डिफेंस मैकेनिज्म है। अब आप कह दीजिए वॉर की सिग्निफिकेंस क्या है। पुराने जमाने में देखिए आदमी का स्वभाव है लड़ना। जब वो स्टोन एज में जी रहा था तो वो किससे लड़ता था, पत्थरों से लड़ता था, लकड़ियों से लड़ता था, फिर उसने भाले बनाए, फिर जब मेटल की खोज हुई, आयरन की खोज हुई, आपको पता ही है, फिर वो उसने धीरे धीरे आयरन की खोज क्या की, एक्स वगैरह बनाया, जंगलों को काटा, हैबिटेशन को बसाया, और साथ ही साथ में लोहे का एक और प्रयोग शुरू हुआ था वॉर हेड्स को बनाने के लिए, यानी कि युद्ध से रिलेटेड चीज़ों को, जैसे तलवार बनाए, भाले बनाए। क्योंकि होता अब क्योंकि हम वॉर पे जा रहे हैं, वॉर मैकेनिज्म पे जा रहे हैं, तो बस एक लाइन में याद रखिएगा वॉर्स की नेसेसिटी या ज़रूरत क्या होती है। ह्यूमन नेचर में वॉर इतना ज़्यादा इनहेरेंट क्यों है, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू सिक्योर देयर टेरिटरी और देयर प्रॉपर्टी। सामने वाला भी सिक्योर करना चाहता है, और एक ह्यूमन का नेचर होता है एक्सपेंशन का। मनुष्य के अंदर, ह्यूमन के अंदर एक हमेशा से भावना रही है एक्सपेंशन की, वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है। इसके लिए उसके पास जो है उससे संतुष्ट नहीं होगा, वो आसपास कॉन्कर करना चाहेगा, चाहे वो लैंड हो चाहे वो प्रॉपर्टी हो, और इसके लिए वो युद्ध लड़ता है। दैट इज द नेसेसिटी ऑफ वॉर, ठीक है। और इसके अलावा युद्ध का एक और रीज़न होता है, कई बार बहुत शांतिप्रिय लोग होते हैं, ठीक है, पीसफुल लिविंग कम्युनिटी, वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लेकिन आपका स्वभाव ऐसा है ना, आपके पड़ोसी का तो नहीं है, वो लड़ने पे उतारू हो जाए, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तैयार मतलब थोड़ा बहुत तो ट्रेन रहना पड़ेगा ना, कि वो लड़ाई करे तो कम से कम अपना डिफेंस तो कर सकें। तो इसको कहते हैं डिफेंस। यानी वॉर में दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है ऑफेंसिव एंड द अदर वन इज डिफेंसिव। ऑफेंस मतलब जब आप अपने इनिशिएटिव से किसी और पे लड़ना शुरू करें, और डिफेंसिव का मतलब होता है कोई और आक्रमण करे तो खुद को बचाने में सक्षम हो, ठीक है। दोनों के लिए ही आपको वॉर रिलेटेड वेपन्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी कंट्री पे, क्योंकि इंडिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इंडिया ने कभी भी अपने इनिशिएटिव पे किसी देश पे हमला नहीं किया है, ये इंडिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। हमारे अंदर इतना लालच की भावना नहीं रही है, इतने टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं रहे हमारे अंदर कि हम किसी दूसरी कंट्री पे जाएं, उनकी टेरिटरी को क्लेम करते घूमें। हमने तो अपनी पता नहीं कितनी टेरिटरी किसी देश को ऐसे ही दे रखी है। इंदिरा गांधी ने एक आइलैंड पड़ता है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, पाक स्टेट के पास है, उसको गुडविल जेस्चर शो करने के लिए श्रीलंका को दे दिया था। और आज की डेट में हमारे अपने ही फिशरमैन अगर उस आइलैंड के आसपास दिखते हैं तो श्रीलंका नेवी जो है हमको मार देती है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक रीजन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मिसाइल्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे जो स्पेस टेक्नोलॉजी आपकी वहाँ पे देख रहे थे, तो रॉकेट्स वगैरह का यूज़ हम सैटेलाइट लॉन्च के लिए कर रहे थे, तो मिसाइल डेवलप करना भी जरूरी है। अब यहाँ स्टार्टिंग मिसाइल समझ में आ गया क्या होता है, बेसिकली अ काइंड ऑफ द लॉन्च व्हीकल दैट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और सम एरियल ऑफेंसिव अटैक काइंड ऑफ अ थिंग। तो अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मिसाइल, और क्लासिफिकेशन में ही मिसाइल का सेग्रीगेशन भी हो जाएगा और वो समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो मिसाइल को हम कई ब्रॉडर कैटेगरीज में रख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले तो सबसे पहले लेना मुझे लगता है रेंज ज़्यादा सही है, ठीक है। रेंज के बेसिस पे कई क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, इसमें क्रूज बैलिस्टिक होती हैं, लॉन्च मोड होता है कि आप लॉन्च किस तरीके से करें, जमीन से, है ना, तो कई सारे हैं, डिटेलिंग बाद में देखेंगे। सबसे पहले रेंज देखने की कोशिश करते हैं। रेंज क्या शो करती है, जैसे आपने एक पत्थर को फेंका, आपके अंदर थोड़ी कम ताकत है तो थोड़ी कुछ मीटर पे जाके पत्थर गिर जाएगा, ज़्यादा ताकत है कुछ और दूरी पे चला जाएगा। अगर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के पत्थर को फेंक रहे हैं तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन लेगा और दूर तक चला जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये आपकी रेंज को डिफाइन करता है, यानी एक जगह पे खड़े खड़े आप कितनी दूरी कवर कर लेते हैं। तो मिसाइल्स की भी एक रेंज होगी और उस बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो पहली होती है शॉर्ट रेंज, जो कि बेसिकली 300 to 1000 किलोमीटर तक होती है। ये
क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप किसी की मिसाइल का नाम सुनते हैं तो वो वर्ड बार बार आता है। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज मिसाइल, इट इज़ अ मीडियम रेंज मिसाइल, इट इज़ अ लॉन्ग। तो पता तो होना चाहिए कि शॉर्ट बोला है तो कितने किलोमीटर तक है, ICBM बोला है तो कितनी दूरी तक है, लॉन्ग है, इंटरमीडिएट है कि क्या है। शॉर्ट का मतलब होता है अंडर 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से कम दूरी अगर वो मिसाइल तय करती है, ठीक है, और 1 मीटर तो तय नहीं करेगी, मिनिमम भी होगा, तो मिनिमम आप 300 मान के चलते हैं, 300 to 1000। फिर आती मीडियम रेंज, यानी 1000 से लेके 3500 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर आती है आपकी इंटरमीडिएट रेंज, और यहाँ पर एक वर्ड हो जाता है बैलिस्टिक। अब समझिए बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है। बैलिस्टिक समझने के लिए आपको क्रूज समझनी पड़ेगी। बैलिस्टिक बस मोटा मोटा इतना समझ लीजिए, अगर कहीं पर भी बैलिस्टिक वर्ड आ रहा है वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन से है। देखिए, अगर आप पृथ्वी की सतह पर खड़े हैं, आपने बेसिक फिजिक्स पढ़ी होगी, तो आप यहाँ किसी एनर्जी से किसी पत्थर को फेंकते हैं, भाले को फेंकते हैं, तो इट इज मूविंग पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है। अगर आप ऐसे फेंक रहे हैं तो डायरेक्शन क्या जा रहा है, पैरेलल टू द ग्राउंड जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सी, यहाँ पर दो तरह के अपोजिंग फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो जो एरियल फ्रिक्शन होता है, जब भी आप कोई चीज सतह में आगे, अगर देखिए हमारे एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, उनकी अपनी डेंसिटी है, तो आप कोई भी बॉडी मूवमेंट होगा तो वहां पर एक एरियल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा। और दूसरा, पृथ्वी की जो सतह है वो ग्रेविटी काम कर रही है, यानी जो पत्थर आपने आगे फेंका हुआ है वो पत्थर पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, ग्रेविटी। तो यू हैव टू ओवरकम दीज टू पर्टिकुलर अपोजिंग फोर्सेज, वन इज द एरियल फ्रिक्शन एंड द अदर वन इज योर ग्रेविटेशनल इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें अगर आपको अपनी रेंज को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप खड़े खड़े ऐसे सीधे फेंक रहे हो, बहुत लिमिटेड दूरी तक जाएगा, चाहे भाला हो, चाहे पत्थर हो, चाहे मिसाइल आप दागने की कोशिश करें। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, जैसे यहां पर देखिए ये ग्राउंड है, ठीक है, समझने की कोशिश करिए, और यहां पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और ये यहां से एक पत्थर को या एक भाले को या किसी भी एक कोई भी चीज हो सकती है टूल को, उसको फेंकता है, तो बहुत ज्यादा वो यहां तक जाएगी और ऐसे करके गिर जाएगी, या थोड़ा सा ऐसे होकर गिर जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, एक तो यहां पे एरियल फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स काम कर रही है, दूसरा एक ग्रेविटी है जो नीचे की ओर काम कर रही है। एक कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर आप इसका एलिवेशन या हाइट बढ़ा दीजिए, अब आप इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के फेंकते हैं उस पत्थर को, तो ये पत्थर कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, और ये गिरते गिरते भी इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। जैसे अगर यहाँ से ग्रेविटी का इंपैक्ट बढ़ जाता है, डिस्टेंस इतना है तो ये इतने पर ही गिर जाएगा, और अगर ये एलिवेशन ऊपर है तो गिरते गिरते भी इससे तो ज़्यादा दूरी कवर कर रहा है ना, इतना रेंज बढ़ गया। अगर आप इसका एलिवेशन बढ़ा के इतना कर देते हैं, इमेजिन करिए, और आप यहाँ से खड़े होकर पत्थर इसी इंटेंसिटी से फेंक रहे हैं, तो ये इतना तो जाएगा ही, और यहाँ से अगर ग्रेविटी काम करना शुरू करती है और ये गिरेगा गिरेगा गिरेगा, तब भी ये गिरते गिरते इतनी एक्स्ट्रा दूरी कवर कर लेगा, ठीक है। यानी एक चीज आपको समझ में आ रही है, यानी अगर आपको अपनी रेंज को बढ़ाना है तो आपको आपका एल्टीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब यहां समझने की कोशिश करिए, यहीं पे कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल्स का, क्योंकि जो क्रूज मिसाइलें होती हैं वो समझ की चीज, इतना समझ के चलिए आप, वो ऐसा नहीं है, हाइट से भी छोड़ी जा सकती हैं, लेकिन वो बेसिकली डायरेक्ट ऐसे छोड़ी जाती हैं, मतलब पैरेलल टू द ग्राउंड। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है बैलिस्टिक का कॉन्सेप्ट। तो बैलिस्टिक का कॉन्सेप्ट ये कहता है आपका, देखिए, एक होता है क्रूज का कॉन्सेप्ट। क्रूज कहता है जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक व्यक्ति खड़ा है, आपने एक लॉन्चर पकड़ा हुआ है, या हो सकता है आप एक प्लेन में हो और आप डायरेक्ट मिसाइल को ऐसे लॉन्च कर दें, तो ये जो मिसाइल है जब ये आगे बढ़ेगी तो इस पर ग्रेविटी काम कर रही है, थोड़ी दूरी चलेगी, इधर गिर जाएगी, यानी इसकी जो रेंज है वो हार्डली अंडर 3000 किलोमीटर के आसपास रहेगी। ये बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ आपको, 3000 किलोमीटर तो बहुत ही ज़्यादा है, इतना कवर करने के लिए आपको बहुत स्पीड या फोर्स चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम क्रूज बोलते हैं, जिसमें आप पैरेलल टू द ग्राउंड ट्रेवल कर रहे हो। अब आप इमेजिन करिए, ठीक है, कि आप उस वेपन को या उस मिसाइल को सीधे ग्राउंड के पैरेलल थ्रो ना करके आप क्या कर रहे हैं, एक प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कहता है आपका, कि आपने उसको ऐसे करके हवा में फेंका, यानी यू हैव टू बीट द ग्रेविटी एज वेल एज द एयर रेजिस्टेंस, बट यू आर थ्रोइंग इट अपवर्ड्स। तो पहले तो ये ऊपर जाएगा, यहां तक पहुंचेगा, ये इसका टिप मोस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट है, और यहां पर वो फ्री फॉल शुरू कर देगा, मतलब अब इसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए। अब आपको पता है ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ये बेसिक आपने पढ़ी होंगी वहां पे। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मिलकर टोटल एनर्जी बनाती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे प्लेस है और उसकी पोजीशन की वजह से उसके अंदर कोई एनर्जी है, और जब वो रिलीज हो जाती है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगती है। तो सेम वे में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर, तो आपको सिर्फ इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है। अगर यही चीज आप सीधे फेंकते हैं तो वो इतनी जाएगी, इतने में गिर जाएगी, जैसे ऐसे आपने फेंकी, फिर ग्रेविटी काम करेगी और इतने में गिर जाएगी। हाइट भी बढ़ा देंगे तभी थोड़ा ही कवर करेगी। लेकिन अगर आप उसको सीधे फेंकने की कोशिश करें तो हो सकता है वो इतनी दूरी तक ना जाए, हवा में इतनी दूरी तक जाए, थोड़े पहले तक जाए, लेकिन जब वो फ्री फॉल करेगी तो जो एंगल, देखिए ऐसा थोड़ा ना है ऐसे फेंका तो ऐसे गिर जाएगी,
ये कोई लॉजिक थोड़ी ना होता फिजिक्स में। जो इसने एंगल या ट्रेजेक्ट्री को कवर किया है, जस्ट उतनी ही ट्रेजेक्ट्री को ये ऐसे भी कवर करेगी। अब आप देखिए इसकी रेंज कहाँ चली गई है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पहले यहाँ तक पहुँचा सकते थे, लेकिन क्योंकि आप एक बैलिस्टिक यानी प्रोजेक्टाइल मोशन को ले रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक फिजिक्स है, ठीक है। तो जितना ये ऊपर जा रही है, जितना एंगल इतना है उतना एंगल इतना होगा। ये कभी भी फ्री फॉलिंग ऐसे नहीं होती, फ्री फॉलिंग हमेशा प्रोजेक्टाइल में होती है। लेकिन यहाँ से यहाँ आने में आपको कोई भी एक्सेस एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, क्योंकि जो एनर्जी यहाँ से यहाँ जाने में पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी थी, अब ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे रेंज बढ़ जाती है। यही लॉजिक काम करता है क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो गई होगी कि अगर आपको बैलिस्टिक मिसाइल वर्ड आता है, यानी कि इट इज फॉलोइंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज हमेशा बढ़ जाती है। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी है तो आप बैलिस्टिक पे क्यों मूव कर रहे हैं, बैलिस्टिक पे मूव करने का इकलौता रीजन यही होता है, हमको अपनी रेंज बढ़ानी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यानी किसी भी मिसाइल के आगे अगर बैलिस्टिक वर्ड लगा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी रेंज हमेशा क्रूज मिसाइल से बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा फिर से यहीं पे आते हैं, रेंज की बात करते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा था क्योंकि शॉर्ट और मीडियम में आप देखेंगे 3500 किलोमीटर की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही ये वर्ड बैलिस्टिक आता है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, तो इसकी रेंज तुरंत बढ़ के 3500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर हो जाती है। लमसम है ये, ठीक है। लमसम का मतलब होता है एक बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ लमसम इतना ही है, ठीक है। फिर जो लास्ट कैटेगराइजेशन आता है वो होता है आईसीबीएम का, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इस वर्ड को तोड़ने की कोशिश कीजिए, इंटर कॉन्टिनेंटल यानी दो कॉन्टिनेंट के मध्य में, बीच में। एग्जैक्ट डेफिनेशन कहती है कि अगर किसी मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर के ऊपर है, ये प्रॉपर एग्जैक्ट डेफिनेशन जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग चलती है मैं उसको बता के चल रहा हूँ, कुछ कहीं पे आपको 5500 भी लिखा मिलेगा, लेकिन ऐसा मानते हैं कि 5000 किलोमीटर के ज़्यादा रेंज है अगर किसी मिसाइल की, तो आप उसको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलेंगे, ठीक है। और ये बैलिस्टिक में ही पॉसिबल है, क्रूज मिसाइल कभी भी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर ही नहीं सकती हैं, कितनी भी आप उनको एनर्जी, 5000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है। और इंटर कॉन्टिनेंटल वर्ड इसलिए है क्योंकि ऐसा माना गया है, देखिए अगर आप इमेजिन करिए एशिया के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे खड़े हैं, आपको पता है कुछ इंटर कॉन्टिनेंटल कंट्रीज होती हैं, कुछ ऐसी कंट्री जो दो कॉन्टिनेंट के बीच में बटी होती है, जैसे रशिया हो गया, आपका कजाकिस्तान हो गया, आपका टर्की हो गया, और भी कई ऐसी कंट्रीज हैं। इजिप्ट को भी इंटर कॉन्टिनेंटल में गिन सकते हैं क्योंकि इजिप्ट का एक हिस्सा एशिया में आता है, थोड़ा सा सिनाई पेनिनसुला के इधर वाला, और इधर वाला आपका अफ्रीका में आता है। तो अगर कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ये कॉन्टिनेंट है, एक ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है मान के चलिए वो 200 या 300 किलोमीटर की है। इसके बीच में कोई वाटर बॉडी या स्ट्रेट मतलब कुछ इस टाइप की चीज बनी हुई है। ये कॉन्टिनेंट मान लीजिए आपका एशिया है और ये कॉन्टिनेंट आपका अफ्रीका है, या ऊपर हो सकता है यूरोप हो। आपको पता है यूरोप भी जो है लैंड वाइज एशिया में भी मर्ज करता है, लेकिन एग्जैक्टली अफ्रीका से नहीं टच करता है। यहाँ पे स्टेट ऑफ जिब्राल्टर पड़ता है बिल्कुल एक्सट्रीम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन साइड पे, और इधर यूरोप पड़ता है, इधर पड़ता है वैसे तो मैंने ऐसे रफ बनाया हुआ है। और एशिया के साथ क्या है, लैंड मिली हुई है, बस मैं कुछ बताने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आप एशिया से अफ्रीका का इंटर कॉन्टिनेंटल डिस्टेंस देखने की कोशिश करें, यहाँ तो लैंड मिली हुई है, यहाँ तो कोई डिफरेंस है ही ना, सिनाई पेनिनसुला पड़ता है, ये दोनों कॉन्टिनेंट को जोड़ रहा है। लेकिन एशिया और यूरोप के साथ भी यही चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये लैंड वाइज बिल्कुल नहीं मिले हैं। अगर आप मैप उठा के देखेंगे, ठीक है, तो जो रशिया वाला रीजन है वो तो मिला हुआ है, लेकिन जो वेस्ट एशिया वाला रीजन, जैसे रशिया वाला रीजन है, ये तो कॉन्टिन्यूएशन है यूरोप की, ठीक है। इसीलिए जो रशिया है उसको आप यूरेशिया, यूरेशिया ऐसा वर्ड होता है, यूरोप और एंड एशिया, तो आपका रशिया ऐसे आता है, ठीक है, कि मतलब वो एशिया में भी पड़ेगा, यूरोप में भी पड़ेगा। लेकिन एशिया का जो इधर वाला हिस्सा है टर्की वाला, उसमें टर्की का जो ये वाला हिस्सा है, जिसको आप ये वाला हिस्सा है, इसके लिए माइनर एशिया ऐसे वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक ये वाला हिस्सा है, इनके बीच में एक छोटी सी स्टेट है, 2-3 वाटर बॉडीज है, एजियन सी वगैरह है, ऊपर ब्लैक सी जाती है, नीचे मेडिटेरियन सी जाती है, इनके बीच भी बहुत कुछ कम मतलब 20-22 किलोमीटर 25 किलोमीटर ऐसा मान के चलिए अंतर है। तो अगर आप यहाँ से मिसाइल को दागते हैं यहाँ तक और वो 20-22 किलोमीटर की दूरी करती है, तो क्या उसे इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल बोल सकते हैं? क्योंकि दो कॉन्टिनेंट तो कैरी कर रही, नहीं बोल सकते। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की डेफिनेशन है 5500 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, और उसको ये वर्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि हम ऐसा मान के चलते हैं कि अगर हम एक कॉन्टिनेंट पे बैठे बैठे दूसरे कॉन्टिनेंट पे शिकार कर सकें, वहां की किसी इमारत को गिरा सके, वहां पे किसी व्हीकल को उड़ा सकें, ठीक है, और हम इतना अपने दिमाग में कंसेप्शन मान के चलते हैं कि हम ये एक्सेप्शन को छोड़ दें जो बिल्कुल कॉन्टिनेंट सटे हुए हैं, बने हुए हैं। कुछ कॉन्टिनेंट ऐसे भी जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका को अगर आप छोड़ दीजिए, तो अगर आपको मान के चलिए यूएस से लेके आपको वेनेजुएला या फिर ब्राजील वगैरह पे अटैक करना है, तो पूरा आपको जो ये वाला रीजन है बीच का,
ठीक है, वाटर बॉडीज वगैरह हैं, अटलांटिक सी की सेंटर वाली, कैरिबियन सी वगैरह, इनको क्रॉस करना पड़ेगा। तो 5000 किलोमीटर तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। या फिर आप अफ्रीका से साउथ अमेरिका पे मिसाइल लागना चाहें, या अफ्रीका से बैठे बैठे आप अमेरिका पे अटैक करना चाहें, एक बात बता रहा हूँ मैं, करना नहीं है लेकिन बस एक बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंटर कॉन्टिनेंटल डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ता है, जो लमसम 5000 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा, ठीक है, या 5000 किलोमीटर से उससे बहुत कम नहीं होगा। तो ऐसी मिसाइलें जो ये करने में सक्षम है उनको इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेंज वाइज अंतर याद रखिएगा। अगर शॉर्ट टर्म है तो वो 300 से लेके 1000 किलोमीटर के बीच में है, यानी 1000 से अंडर में। 1000 से 3500 है तो मीडियम बोला जाएगा, 3500 से 55 तो इंटरमीडिएट वर्ड यूज हुआ है, और इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब 5500 किलोमीटर या उससे आगे। एक तो ये रेंज वाइज अंतर होता है, ठीक है। एक होता है आपका प्रोपेलेंट, प्रोपल्शन, यानी जब आप मिसाइल छोड़ रहे हैं तो आपने प्रोपल्शन के लिए क्या यूज किया है, जो फ्यूल आपने यूज किया है वो सॉलिड है, लिक्विड है, हाइब्रिड है, क्या है। या फिर जो प्रोपल्शन या लॉन्च सिस्टम है तो उसमें सॉलिड प्रोपल्शन मिसाइल होती है जो सॉलिड फ्यूल यूज करता है, फिर लिक्विड प्रोपल्शन मिसाइल होती है, मतलब जो आप इग्नाइट करने के लिए जो फ्यूल यूज कर रहे हैं। जैसे बताया था न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है किसी भी मिसाइल या रॉकेट के लिए, कि आप नीचे से कुछ फ्यूज करेंगे, इग्नाइट करेंगे, आग जलाएंगे, धुआं निकलेगा, गैसेज निकलेंगी, और जो नॉर्मल ग्राउंड पे रिएक्शन करेंगे उसकी वजह से एक रिटेलिएशनरी फोर्स होगा जो चीज को आगे थ्रो करेगा। ऐसे रॉकेट लॉन्च होता है, ऐसे मिसाइल लॉन्च होती हैं। तो इसके लिए फ्यूल होता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या दोनों को मिला के आप हाइब्रिड बना सकते हैं। और हाइब्रिड में भी रैमजेट, स्क्रैमजेट, क्रायोजेनिक, ठीक है। क्रायो वर्ड का मतलब होता है लिक्विड फ्यूल, ठीक है, बस ये याद रखिएगा। क्रायो मतलब स्टोर्ड एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, इसमें आपकी लिक्विड नाइट्रोजन आती है, लिक्विड ऑक्सीजन भी आती है, नाइट्रोजन बड़ी ज्यादा यूज होता है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में, लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है ज्यादातर। तो ये सब प्रोपल्शन के मीडियम पे है मिसाइल्स का, मतलब कि कौन सा फ्यूल आप किस मीडियम में यूज कर रहे हैं। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है एक, अब मैं क्रोनिक क्रूज और बैलिस्टिक इसीलिए नहीं बता रहा था, वॉर हेड पे आता है। वॉर हेड का मतलब है आप मिसाइल तो छोड़ रहे हैं लेकिन मिसाइल कुछ कैरी भी कर रही है कि नहीं, ठीक है। मिसाइल मतलब ऐसा थोड़ा ना कि बस एक इंस्ट्रूमेंट है ऐसे छोड़ दिया, वो हिट करेगा और भगवान की दया ही फट गया तो फट गया, ऐसा नहीं होता है। मिसाइल पे हम एक पर्टिकुलर वॉर हेड यानी कि पेलोड टाइप की चीज अटैच करते हैं। जब मिसाइल जाएगी उसमें फूल थोड़ी ना डालेंगे कि मिसाइल जाके लड़े एकदम से फूल बरसने लगे सामने वाले पे, उसमें फूल नहीं होते हैं। उसमें दो तरह के वॉर हेड हो सकते हैं, एक तो होता है कन्वेंशनल वॉर हेड, ठीक है, ट्रेडिशनल पारंपरिक, और एक होते हैं स्ट्रेटेजिक वॉरहेड, ठीक है। तो कन्वेंशनल में क्या हो सकते हैं, कुछ एनर्जी एक्सप्लोजिव डिवाइसेस हो सकते हैं कि जाएगा एक्सप्लोजिव मतलब एक्सप्लोजन कर देगा। और इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रेटेजिक वॉरहेड, ठीक है। इसमें आप ज्यादातर न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, ऐसी चीजें यूज करते हो कि जाए फटे तो बिल्कुल सभ्यता खत्म कर दे वहां की। तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा खतरनाक कौन से होंगे, स्ट्रेटेजिक वॉरहेड मिसाइल होंगे। तो एक तो ये क्लासिफिकेशन होगी आपकी। अब सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी लॉन्च मोड पे, क्योंकि ये वर्ड आप बार बार देखते हैं, ठीक है। जैसे किसी मिसाइल की बात होगी तो होगा इट इज सरफेस टू एयर, इट इज सरफेस टू सरफेस, इट इज सरफेस टू वाटर। तो उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहला कैटेगराइजेशन होता है सरफेस टू सरफेस। इसमें आपके नॉर्मल रॉकेट लॉन्चर आते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, बॉर्डर देखी होगी, उसमें सनी देओल अपने उस पर कैरी करते हैं एक रॉकेट लॉन्चर टाइप का, कंधे पे लिए घूम रहे हैं, सामने कुछ आया, से उड़ा दिया, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो सरफेस टू सरफेस ऐसे ही काम करती है कि एक स्टेशनरी या फिक्स्ड पोजीशन पे आप उसको खुद भी कैरी कर सकते हैं, हालांकि झटका बहुत तगड़ा लगता है, तो बहुत छोटे लॉन्चर्स होते हैं वो। अगर कोई फिक्स लॉन्चर है जैसे पिनाका है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम जो है वो एक फिक्स है, किसी टैंक पे लगाओ कुछ है और सामने से कोई टैंक आ रही है तो सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पे मार कर रहा है, हवा पे नहीं जा रहा है, पानी पे नहीं जा रहा है, जमीन के अंदर नहीं जा रहा है। आप सतह पे खड़े ग्राउंड पे, सामने वाला सतह पे खड़ा, आपने सामने सामने किसी को उड़ा दिया, तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्च सिस्टम होता है। एक होता है सरफेस टू एयर कि जैसे मान लीजिए नीचे आपने स्टेशनरी कोई टैंक रखी है, ऊपर कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, तो कोई ऐसी मिसाइल है जो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करे या कुछ भी करे, आपने नीचे से दागी और उसने हवा में उड़ते हुए किसी एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया, दाग दिया, तो उसको बोलेंगे सरफेस टू एयर, ठीक है। और ये कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल है आप कहीं बस डायरेक्शन ही तो घुमाना है। बात डायरेक्शन घुमाने की नहीं होती, बात होती है वो कौन से, मतलब उसमें ये यूज हो रहा है, प्रोपल्शन मोड यूज हो रहा है, ठीक है, क्या उसकी रेंज है, उसका पेलोड क्या है, ये सब चीज पहले से तैयार रखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन कर रखा है कि क्या मिसाइल सक्षम होगी। अगर कोई सरफेस टू सिर्फ आपने बना रखी है, ऊपर से एयरक्राफ्ट आ गया, आपको चलो ट्राई करके जुगाड़ लगा के देख लें, दाग के देखें, शायद फट ही जाए, ठीक है, वो हो सकता है ऊपर जाए ही ना, नीचे ही फट जाए, आप ही उड़ जाए, ठीक है। तो पहले से हमको प्रिपेयर होकर रखना पड़ता है कि कौन सी मिसाइल हमको ऊपर दागनी है, कौन सी सामने दागनी है। तो ये होती है आपकी कुछ सरफेस टू एयर, यानी जिनका यूसेज आप करते हैं एयरक्राफ्ट को उड़ाने में। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो रेंज होगी वो ज्यादा ही होगी, क्योंकि एयरक्राफ्ट अगर उड़ रहा है तो कुछ ज्यादा ही किलोमीटर पे उड़ रहा होगा ना, सीधी सी बात है, ग्राउंड वाले से तो ज्यादा ही पे उड़ रहा होगा, एलिवेशन ज्यादा होगा। फिर एक होता है सरफेस टू सी। सरफेस टू सी वो मिसाइलें होती हैं जैसे मान लीजिए जो इंडिया के कोस्टल स्टेट हैं, वहां कुछ आपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन को पॉइंट कर दिया, आपको पता है जो हमारा तमिलनाडु का रीजन है इट इज वेरी मच इन प्रॉक्सिमिटी टू द श्रीलंकन कोस्ट, तो वहां पे नेवी वगैरह चक्कर काटती है, श्रीलंका का भी वो चाइना का भी इंटरफेरेंस वहां पे बढ़ता चला जा रहा है। कभी भगवान जाने कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि चाइना वाले अपनी नेवी लगा के वहां पे खड़े हो गए बिल्कुल अटैकिंग मोड पे, तो उस समय मिसाइल बनाना तो शुरू करोगे नहीं, पहले से तैयार रहोगे। तो हमने कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रखा है और वहां पे हमने अपनी ये
सरफेस टू सी वाली की, मतलब बिल्कुल कोस्टल लगा है वहां पे लगा हुआ है या अंदर भी लगा हुआ है, रेंज ज़्यादा है उसकी। तो अगर कोई ओशन में बॉडी मूव कर रही है, कोई पनडुब्बी हो सकती है, कोई वहां पे सी क्राफ्ट कैरियर हो सकता है, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, कुछ भी हो सकता है वहां पे जो समुद्र में चल रहा है, हमें उसको मार गिराना है, यानी वाटर पे स्ट्राइक करनी है, तो वहां प्रिसीजन वगैरह देखते हुए तब ये मिसाइलें यूज होती हैं। एक होती है एयर टू एयर, हवा से हवा में मार करने वाली। तो ऑब्वियस सी बात है, इन मिसाइलों को कहाँ रखा जाएगा, कहाँ पे रखा जाएगा, प्लेन्स में लगाया जाएगा। जैसे आपको पता है हवा में प्लेन्स उड़ रहे हैं, तो उसके आगे पीछे दूसरे प्लेन भी आ रहे होंगे, आप ही थोड़ी ना महारथी हो। अगर आपने कोई प्लेन बनाया है, फाइटर जेट बनाया है, तो सामने वाला जो दूसरा कंट्री उसने बनाया होगा। जैसे अभिनंदन के केस में हुआ था, वो भी चेस कर रहे थे किसी को, ठीक है, तो आप उड़ रहे हो, आपके पीछे कोई चेस करा, और आपके पास एक तरीका ये उससे बचते हुए निकलिए। दूसरा तरीका क्या होता है, डिफेंस इज द बेस्ट, मतलब ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, ठीक है, कि आप भाग रहे हो, आप किसी को मतलब कैप्चर करने के लिए दौड़ा रहे कुछ भी, और 2-3 और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या है, पलटो, घूमो, एक रॉकेट डाल दो, उसको उड़ा ही दो, खत्म कर दो। तो ऐसी मिसाइल्स को बोला जाता है एयर टू एयर, जो हवा से हवा में मार करती हैं, ठीक है। फिर एक होती है आपकी एयर टू सरफेस, ठीक है। एयर टू सरफेस का मतलब क्या है कि फाइटर जेट, जैसे आपने बॉर्डर देखी होगी, तो उसमें जब जैकी श्रॉफ के प्लेन उड़ते हैं, तो वहां सनी देओल नीचे पड़े होते हैं, उनको बिल्कुल गिरा दिया गया होता है, तो एकदम से वो एक रॉकेट मिसाइल छोड़ते हैं, और उनके सामने जो टैंक लगी होती है। और ये जो सीन था एग्जैक्टली ये एक और हॉलीवुड की मूवी है टॉम हैंक्स की, वहां से कॉपी किया गया था। सेम सीन था कि वो आदमी गिरा पड़ा होता है, उसके सामने टैंक आके लगी होती है, बिल्कुल दागने जा रहा होता है, वो बेचारा रिवॉल्वर निकाल के ऐसे कर रहा होता है, तो ऊपर से फाइटर जेट आता है और उस टैंक को उड़ा देता है। तो ये होती हैं एयर टू सरफेस वाली, कि फाइटर जेट या प्लेन्स में ऊपर लगी हुई हैं, और नीचे जमीन पे जो युद्ध कर रहे हैं, सैनिक कर रहे हैं, या फिर टैंक्स मूव कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, उसको वो ग्राउंड से उड़ा सकें, हवा से मतलब ग्राउंड पे मार कर सकें। एक सी टू सी होती है, कि देखिए एक थी आपके कोस्ट टू सी यानी लैंड टू सी वाली, कि आपने स्टेशनरी पॉइंट पे कुछ मिसाइलों को स्ट्रेटेजिकली लोकेट कर रखा है, और जब कोस्ट में कोई मूवमेंट होती है आप उन जगहों को उड़ा देते हैं। और एक ये होता है कि आप खुद सी में उतर गए हो, जैसे हमारे पास भी तो सबमरीन्स होती हैं, पनडुब्बियां होती हैं, सी क्राफ्ट कैरियर होते हैं, तो हमने उसमें उन मिसाइल्स को प्लॉट कर रखा है। अब जब हमें सामने से कोई दूसरी कंट्री का आता दिखा, या हमें कुछ पायलट्स आते दिखे जो हम पे अटैक करने वाले हैं, तो हम उनको उड़ा देंगे, ठीक है, दैट। तो ये सब प्रिकॉशनरी मेजर हैं। मतलब ये मिसाइलें होने का मतलब ये नहीं कि हम सबको दागते घूम रहे हैं, हम डिफेंस के लिए तैयार खड़े हैं कि कल को हम पे कोई अटैक करेगा तो हम उस पर रिटेलिएट तो कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन जो वॉर स्ट्रेटजी है ये डिफेंसिव मैकेनिज्म पे चलती है। बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि हमने ओवर टॉप किए हैं या कोवर्ट भी ऑप किए हैं। हम ज्यादातर क्या अपने डिफेंस मैकेनिज्म में, कोई अटैक करता है तब हम युद्ध लड़ते हैं, हम बेमतलब तलवार खींच के नहीं खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा से कहा गया है कि शांति प्रिय, नॉन अलाइन मूवमेंट, उस टाइप की कंट्री है। चाणक्य ने कुछ वर्ड्स दिए थे, एक होता है विज्ञासु राजा, जो हमेशा अपनी आसपास की टेरिटरीज को कॉन्कर करना चाहता है, तो हम लोग विज्ञासु राजा नहीं है, हम लोग दूसरे वाले राजा पड़ जाते हैं, ठीक है, शांति प्रिय लोग हैं, शांति से रहते हैं, कोई अटैक करता है तो बस उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग। सरफेस टू सी टू सरफेस, मतलब सी टू सरफेस का मतलब क्या होता है कि आपके कुछ ओशंस में आपके भी कुछ वॉर कैरियर्स और ये सब घूम रहे हैं, और उनके पास ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी मिसाइल हैं जो सरफेस पे अटैक कर सकें, और इसके लिए हाई प्रिसीजन चाहिए होता है, क्योंकि आपकी खुद मूवमेंट हो रही है वाटर के अंदर, आप खुद बड़े ही एक उस पोजीशन में कि कोई आपको उड़ा सकता है, और ऐसी कंडीशन में आपको कोस्ट पे कोई स्टेशनरी मिसाइल सिस्टम है या कोई भी ऐसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसको उड़ाना है, तो वहां पे ये यूज होगा। एक होते हैं एंटी टैंक, इनका एक अलग क्लासिफिकेशन होता है एंटी टैंक, और आपको एग्जांपल या कमेंट सेक्शन में देना है कि एंटी टैंक हमारे पास क्या कोई मिसाइल सिस्टम है। एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम जैसे पिनाका के लिए यूज हो जाता है, ठीक है, तो मल्टी बैरल लॉन्चिंग सिस्टम और एंटी टैंक मिसाइल भी है ये, ठीक है। तो एंटी टैंक का मतलब होता है सामने से कोई टैंक आ रही है और कोई ऐसी मिसाइल है जो टैंक उड़ाने में सक्षम है, एंटी टैंक मिसाइल बोलते हैं, स्पेसिफिकली वो टैंक उड़ाने के लिए यूज करते हैं मिसाइलों को। तो ये सब ब्रॉडर लॉन्च मोड के बेसिस पे है, ठीक है, कि आप लॉन्च किस जगह से कर रहे हैं और किस जगह पे कर रहे हैं। एक तो ये क्लासिफिकेशन होती है मिसाइल की, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने पहले ही डिस्कस कर ली थी लेकिन मैंने इलेबरेट बाद में छोड़ी थी क्योंकि बहुत लेंदी पड़ जाता है, फिर क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल, दोनों के ही प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिए हैं। क्रूज मिसाइल जो होती है वो प्लेन ट्रेजेक्टरी इस पे काम करती है, उसमें कोई प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्टरी नहीं चल रही है, उसमें वो ग्राउंड के पैरेलल लागी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है और आपको रेंज ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन प्रिसीजन बहुत ज्यादा होता है, एंड दे आर बेसिकली गाइडेड मिसाइल्स। आप उनको गाइड बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि जब तक वो मिसाइल अपने टारगेट पे हिट नहीं करेगी तब तक आपके कंट्रोल या कमांड में रहती है। तो आप अगर चाहें उसका डायरेक्शन रास्ते में घुमा सकते हो, जैसे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, आपने दागा तब उधर था, अब मूव हो गया तो आप उसको घुमा फिरा सकते हो, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो हाईली कमांडेड एंड गाइडेड मिसाइल होती हैं, लेकिन बात क्या है, यहाँ ग्रेविटी ज्यादा काम कर रही होती है, ग्राउंड के पैरेलल उड़ रही हैं, ठीक है। तो देयर इज अ सीवियर पॉसिबिलिटी कि इसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं होगी, सीवियर पॉसिबिलिटी क्या होते यही है, ठीक है। फिर क्रूज का क्लासिफिकेशन होता है, सबसोनिक होती हैं, सुपरसोनिक होती हैं और हाइपरसोनिक होती हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें सोनिक वर्ड क्योंकि आया है तो मैं थोड़ा सा आपको आगे ले जाना चाहूंगा, फिर हम पीछे आ जाएंगे। एक मैक नंबर आता है, मैक नंबर का मतलब होता है रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। अगर कहीं मैक वर्ड आए फिजिक्स में तो ध्यान रखिएगा रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ साउंड,
अब मैं अगर आपसे पूछूं कि साउंड की स्पीड क्या होती है, तो समवेयर हम लेके चलते हैं 330 से लेके 332, अलग अलग बुक्स में दिया, बट स्टैंडर्ड एनसीईआरटी इसको या स्टैंडर्ड बुक्स को 332 मान के चलती हैं, 332 मीटर पर सेकेंड। और लाइट की स्पीड आपको पता ही है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अगर एक लाइटनिंग हो रही है, बिजली कड़क रही है, तो पहले आपको उसकी आवाज सुनाई देगी या पहले चमक दिखाई देगी? तो चमक मतलब क्या होता है? रोशनी, यानी ऑप्टिक्स, यानी कि लाइट। तो आप देखिए लाइट और साउंड में स्पीड किसकी ज्यादा है? लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और साउंड की स्पीड थोड़ी कम होती है। और साउंड के बारे में एक खास बात और होती है कि साउंड की जो स्पीड होती है, जैसे जैसे मीडियम की डेंसिटी बढ़ेगी उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। मतलब हवा में साउंड थोड़ी कम इंटेंसिटी से ट्रेवल करता है, लेकिन किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट में अगर उस साउंड वाइब्रेशंस को आप ट्रेवल करेंगे, क्योंकि साउंड बेसिकली मैकेनिकल वेव्स, ठीक है, इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि ट्रेन की पटरी पे लोग कान लगा के बैठ जाते हैं, उसके वाइब्रेशन को सुनने की कोशिश करते हैं। मतलब उनको अगर ऊपर खड़े हैं तो उनको ट्रेन की आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन अगर पटरियों पे करिएगा मत, पता लगाए हैं उधर से कुछ वंदे भारत आ रही है कचरती हुई चली जाएगी, तो वो हरकत नहीं करनी है। बस एक बात बता रहा हूं कि एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए कि जो मीडियम अगर डेंस होगा तो साउंड की स्पीड जो होती है वो हाइयर डेंस मीडियम में अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा तेज होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू लाइटर। एनीवे, अगर लाइट और साउंड की बात करें तो यहाँ पे साउंड की स्पीड हमेशा कम होती है, लाइट की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है। एनीवे, मैक नंबर का मतलब क्या होता है? मैक नंबर बेसिकली एक रेशियो होता है। मैक नंबर, इसकी कोई यूनिट तो होगी नहीं, तो इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट स्पीड इज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द साउंड। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, आप कहिए कि उसकी स्पीड जो है वो है 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और साउंड की स्पीड आप 330 लेके चल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, 150 डिवाइडेड बाई 330 या 332 जो भी ले लीजिए, ये भी मीटर पर सेकंड है, ये भी मीटर पर सेकंड है, दोनों को डिवाइड करिए और एक मैक नंबर निकलेगा। अब इतना तो मैथ्स आपको पता ही है, ये जो भी आएगा डेसिमल में आएगा, समवेयर 0.152 कुछ भी आएगा, 0.152, मतलब मैं रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, मतलब 1 से ज्यादा तो नहीं होगा ना, कहने का मतलब है, क्योंकि ऊपर वाली जो न्यूमेरिकल है, मतलब न्यूमरेटर है आपका, इसकी क्वांटिटी कम है, नीचे वाली की ज्यादा है, तो ये डेसिमल में 1 से कम ही होगा। तो मैक नंबर यहाँ देखिए क्या है, 1 से कम है, ठीक है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मैक नंबर आप कंपेयर कर रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ दैट स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड, और वो मैक नंबर 1 से कम है, यानी जब आपने डिवाइड किया था तभी आपको देख के समझ में आ गया होगा कि 330 से कम है तो 1 से कम ही आएगा। तो ऐसे केसेस में उस चीज को सबसोनिक कहा जाता है। अगर मैक नंबर 1 से कम है तो दैट इज नोन एज द सबसोनिक स्पीड। सब मतलब होता है लेस, ठीक है, और सोनिक मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड, यानी स्पीड ऑफ साउंड से लेस है। स्पीड ऑफ साउंड से लेस ही तो थी, तो यूनिट वाइज कंपेयर कर लेते। जैसे अगर मैं सिंपल से कहूं, अगर किसी चीज का मैक नंबर 0.62 है तो वो क्या, किस कैटेगरी में आएगा, सबसोनिक में आएगा, ठीक है। ट्रांससोनिक का मतलब क्या है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड के इक्विवेलेंट है, जैसे मैं ही मूव कर रहा हूं, मेरी स्पीड 332 मीटर पर सेकंड है, तो आपको मैक नंबर निकालना है तो आप क्या करेंगे, 332 डिवाइडेड बाई 332, जब इक्विवेलेंट होगी तो आंसर हमेशा एक ही आएगा, तो कॉमन सेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे केसेस में मुझे कहा जाएगा आई एम ट्रेवलिंग विद द मैक नंबर ऑफ ट्रांससोनिक, यानी मेरी स्पीड ट्रांससोनिक हो गई है, साउंड के इक्विवेलेंट हो गई है। फिर एक होता है आपका सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का मतलब होता है जब मैक नंबर 1 से ज्यादा हो। अब अगर कॉमन सेंस है, मैं कह रहा हूं आपसे स्पीड ऑफ साउंड 332 है और मेरी स्पीड मान के चलिए आपकी 432 है, तो इतना तो आपको भी बुद्धि है, न्यूमरेटर ज्यादा है तो 1 से ज्यादा ही वैल्यू आएगी। 432 को जब आप 332 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। पॉइंट के बाद आपको डेसिमल के बाद काउंट ही नहीं करना है, बस इतना पता है 1 से तो ऊपर ही आएगा ना, अगर 332 से ज्यादा है। तो अगर मैक नंबर 1 से ज्यादा है तो उस स्पीड को हमेशा सुपरसोनिक स्पीड कहेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये क्लासिफिकेशन होती है हाइपरसोनिक की। तो अगर मैक नंबर 5 से ज्यादा चला गया, ठीक है, 5 गुना ज्यादा है स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड से 5 गुना या उससे ज्यादा है, 5 टाइम ज्यादा है, तो उसे आप हमेशा बोलेंगे हाइपरसोनिक। तो आप देखेंगे सोनिक वाइज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रहा है तो उसकी स्पीड को आपको निकालना है मैक नंबर से। तो 4 कैटेगराइजेशन है, 1 से कम है मतलब अगर उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम है तो मैक नंबर 1 आएगा, तो सबसोनिक होगी। ट्रांससोनिक मतलब साउंड के इक्विवेलेंट है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड, अगर थोड़ी सी ज्यादा है तो वो सुपरसोनिक में आ जाएगा, मतलब 1 से थोड़ी ज्यादा हो रही है। अगर 5 गुना या उससे ज्यादा है तो हाइपरसोनिक में आ जाएगा। तो मिसाइल को भी हम इसी बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं ऑन द। अब आप समझ ही गए होंगे मैं यहाँ पे क्यों ले गया था आपको, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे क्रूज मिसाइल को भी इसी तरीके से क्लासिफाई कर दिया गया है कि क्या उसकी स्पीड साउंड से कम है तो सबसोनिक, साउंड से ज्यादा है तो सुपरसोनिक, और 5 गुना ज्यादा है तो हाइपरसोनिक, ठीक है। ये 3 क्लासिफिकेशन है। हो सकता है साउंड के बराबर तो ट्रांससोनिक मिसाइल बोल सकते हैं, लेकिन ये क्लासिफिकेशन बहुत कम मिलता है। तो ये क्रूज मिसाइल का कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं आपके बैलिस्टिक मिसाइल पे। बैलिस्टिक मिसाइल मैंने आपको बताई ही थी, अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए पहले मैं यहाँ बता देता हूँ, क्लासिफिकेशन बता देता हूँ। बैलिस्टिक पता है प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करता है, इसकी रेंज हमेशा क्रूज मिसाइल से ज्यादा होगी और ये थोड़ी सी अनगाइडेड होती हैं। अनगाइडेड का मतलब क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, सीधी सी बात यही है। हालांकि ब्रह्मोस भी फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है। फायर एंड फॉरगेट का मतलब, सॉरी बैलिस्टिक में नहीं यूज करेंगे फायर एंड फॉरगेट का, उसका रीजन बताऊं। फायर एंड फॉरगेट का मतलब है लॉक कर देना,
लॉक करना मतलब टारगेट है, हीट जनरेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपने उस पर फिक्स कर दिया, छोड़ दिया। अब बाद में क्या है, वो अपना डायरेक्शन चेंज करती है, क्योंकि हेली कमांडेड होती है, जब तक हिट नहीं होती है। और बैलिस्टिक केस में क्या हो रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन को कर रही है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपके कमांड में तभी तक है जब तक वो अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे नहीं पहुंचा है, फिर तो वो ग्रेविटी पे फ्री फॉल हो रहा है ना। एक अंतर ये होता है। और दूसरा अंतर क्या होता है, क्रूज मिसाइल की कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, लिमिटेड पेलोड वो कैरी कर सकता है, तो बहुत बड़ा उसमें आप न्यूक्लियर वेपन अटैच नहीं कर सकते हो। बैलिस्टिक में क्या कर सकते हैं आप, कई छोटे छोटे से बॉम्ब डाल सकते हो कि ऊपर जाएगा और बिल्कुल पटाखे की तरफ छोड़ना शुरू कर देगा। तो उस केस में क्या होता है कि बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को आप कवर करते हो। जब क्रूज मिसाइल लागेंगे तो लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया को टारगेट करते हैं, ठीक है। और अगर आपको मान के चलिए यहां से बैठे बैठे, एक बात बता रहा हूं, खुराफाती चीजें दिमाग में आती रहती हैं, अगर इमेजिन कर लीजिए इंडिया को बैठे बैठे पाकिस्तान की एक छोटे से शहर में बसे हुए एक छोटे से घर को उड़ाना है, तो वो कौन सी मिसाइल यूज करेगा, वो क्रूज मिसाइल करेगा। हमने उस घर को टारगेट किया, मैप पे जाके अपना लॉन्च कर दिया, और उसके बाद में हमने टारगेट किया तो वो घर ही उड़ेगा सिर्फ, तो हमने क्रूज मिसाइल यूज किया। अब इमेजिन कर लीजिए मुझे पूरे शहर को उड़ाना है, उड़ाना नहीं है, मैं दोनों मिसाइल के बीच में अंतर समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो करूंगा, आराम से छोड़ दी मिसाइल, अब वो बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर जाएगी और खूब सारे फौहारे छोड़ देगी ऊपर से, ठीक है। तो पूरा शहर कवर कर लेगी, कई छोटे छोटे से बॉम्ब गिरेंगे, एरियल प्रोजेक्शन क्योंकि हो रहा है बहुत अच्छे से, प्रोजेक्टाइल आसमान से आग बरस रही, दैट काइंड ऑफ द थिंग, पूरा शहर कवर कर लेगा। क्रूज मिसाइल ज्यादातर इतनी बड़ी रेंज को कवर नहीं कर पाता है, ठीक है। तो एक तो ये भी डिफरेंस है। तो बैलिस्टिक समझ आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन है, सब कुछ है, ज्यादा रेंज है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो जैसे क्रूज को हमने 3 कैटेगरी में बांटा था, बैलिस्टिक को भी तोड़ देते हैं। एक होती है टैक्टिकल, एक होती है थिएटर, एक होती है शॉर्ट रेंज, फिर मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट, इंटरकॉन्टिनेंटल, सबमरीन लॉन्च्ड। ये नाम से ही क्लियर होती है। टैक्टिकल मतलब टैक्टिक्स के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग, थिएटर दैट काइंड ऑफ द थिंग, शॉर्ट रेंज बहुत ही लिमिटेड रेंज होती है, मीडियम उससे थोड़ी सी ज़्यादा, इंटरमीडिएट वही 3500 से 5000 वाली रेंज, वही इसे मैंने रेंज पहले बता दी थी, ठीक है। सबमरीन लॉन्च का मतलब ये होता है कि आप किसी सबमरीन से उसको, पनडुब्बी वगैरह से उसको लॉन्च कर रहे हैं। तो दैट वाज द बेसिकली क्लासिफिकेशन। अच्छा, फिर एक गाइडेड सिस्टम भी आता है कि किसी मिसाइल को यूज करने के लिए आप गाइडेंस मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं। तो इसमें एक तो वायर गाइडेंस होता है, एक कमांड गाइडेंस, बस नाम पता होने चाहिए, आज तक डिस्क्रिप्शन कभी नहीं पूछा गया। और आपको देखिए फिर वही वाली चीज, आपको आर्मी में तो जा नहीं रहे हैं, बस मोटा मोटा क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, ठीक है। लेजर गाइडेंस होता है, इनर्शियल गाइडेंस है, टेरेस्ट्रियल गाइडेंस है, आज तक ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए, ठीक है। ये वाले स्पेशली बस क्रूज, बैलिस्टिक, रेंज और प्रोपल्शन और वारहेड, इतना और लॉन्च मोड, बस इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। मैंने एक चार्ट आपके लिए प्रिपेयर की थी बैलिस्टिक और क्रूज में अंतर के लिए, मैं इतनी डिटेल में बता चुका हूं तो मुझे लगता है भूलेंगे तो नहीं कतई, लेकिन फिर भी एक बार नजर मार लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि क्रूज मिसाइल इट इज सेल्फ प्रोपेल्ड टिल द एंड ऑफ द फ्लाइट, और बैलिस्टिक में क्या है, इट इज प्रोपेल्ड ओनली फॉर अ ब्रीफ ड्यूरेशन आफ्टर द लॉन्च। कहा नहीं आपसे कि आपने बस लॉन्च की थोड़ी ब्रीफ ड्यूरेशन तक इसके लिए जो है इसको प्रोपेल किया रहेगा, फिर ये अंडर द फ्री फॉल ऑफ द ग्रेविटी काम करता है, क्योंकि फिर आपने छोड़ दिया, तभी इसकी रेंज ज्यादा होती है। इट इज सिमिलर टू अ जेट इंजन, क्रूज मिसाइल इट इज सिमिलर, और ये यूपीएससी प्री ने बार बार क्वेश्चन पूछा है डिफरेंसेस के बेसिस पे, ठीक है। ये भी पूछा है ब्रह्मोस बैलिस्टिक में है कि क्रूज में है, बाद में तो आप जान ही जाएंगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो ये दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि ब्रह्मोस से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आता है यही पूछते हैं कि वो क्रूज मिसाइल है कि बैलिस्टिक है। पहली बात, ब्रह्मोस की रेंज बहुत कम है, 290 किलोमीटर हुआ करती थी, फिर एक्सटेंडेड की इन्होंने तो 400 से 500 किलोमीटर चली गई है, 1000 किलोमीटर भी नहीं क्रॉस कर पाई है, ठीक है। लेकिन क्या इसका प्रिसीजन रेट बहुत अच्छा है, ठीक है, स्पेसिफिकली, तो इसीलिए से क्रूज की कैटेगरी में गिनते हैं। और एक और ब्रह्मोस की एक खास बात है कि ये आपकी सरफेस से भी लॉन्च हो सकती है, एयर से भी लॉन्च हो सकती है, वाटर में भी, इसमें तीनों जगह इसको बेसिकली एक ट्राई करके वर्ड हम लोग यूज करते हैं कि मतलब ट्रायोलॉजी पूरी कर लेना, ठीक है, तीनों जगह से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो ब्रह्मोस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक ब्रह्मोस के बारे में एक खास बात और है, रिसेंटली हमने ब्रह्मोस पे इतना अच्छा काम कर लिया, अभी MTCR वगैरह देखेंगे तो बाद में देखा जाएगा, बस एक चीज याद रखिएगा, हम कुछ कंट्रीज को ब्रह्मोस सप्लाई भी करने लगे। पहले हमारी डील वियतनाम के साथ हो रही थी, लेकिन कुछ चीजों के चलते कैंसिल हो गई, अभी फिलीपींस इज द बायर, ठीक है। और ऐसा मिनिस्ट्री की साइट पे पड़ा हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे भी, एक्सटर्नल अफेयर वगैरह भी, कि 13 कंट्रीज हैव शोन इंटरेस्ट इन परचेजिंग ब्रह्मोस। ब्रह्मोस किसके कोलैबोरेशन में बनाई थी हमने, बताई थी रशिया के कोलैबोरेशन में, हमारे यहाँ की ब्रह्मपुत्र, उनके यहाँ की मॉस्कोवा, वही मिलकर बड़ा ब्रह्मोस बना था, ठीक है। तो 13 कंट्रीज हैव शोड इंटरेस्ट इन परचेजिंग। और सिप्री की रिपोर्ट ये कहती है कि अब तक जो इंडिया है उसका रिकॉर्ड ये रहा है कि इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर। सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर कौन है वैसे, कौन सी कंट्री है, सऊदी अरेबिया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सिप्री की जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट थी, बिटवीन 2018 एंड 2022 इंडिया हैज रिमेन्ड एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स एंड फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया। और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन था, इंडिया को कौन था, इंडिया को तो रशिया था, सेकंड नंबर पे आपको पता ही है फ्रांस आता है, फिर यूएस हो जाता है कभी कभी, अभी फिलहाल फ्रांस था। और अगर मैं कहूँ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर अपने यहाँ से निर्यात, मतलब निर्यात करने वाला, बाहर भेजने वाला, तो आपको पता ही, मैंने पहले कहा था, एक ही सबसे बदमाश देश है, उसका एक ही काम है, सबको लड़ाओ, सबको हथियार बेचो, यूएसए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आर्म्स यही आपको एक्सपोर्ट करता है। आपसे क्वेश्चन ये है, कमेंट सेक्शन में डालिए कि सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन सा है। सिप्री की रिपोर्ट पे जाइए, सारे कंट्रीज को चेक करने की कोशिश करिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है।
तो क्रूज मिसाइल जो है ये जेट इंजन के सिमिलर है और बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट इंजन को फॉलो करती है, ठीक है, क्योंकि रॉकेट थोड़ा बड़ा है और इसको बड़ी कैनोपी को कवर करना है। क्रूज मिसाइल का जो फ्लाइट पाथ है इट इज विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, ये अर्थ के ही एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करती है। और बेसिकली एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ ट्रोपोस्फियर से बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल है यानी कि लॉन्ग रेंज मिसाइल है, इट लीव्स द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड री एंटर इट। अब देखिए बहुत ही रेयर हुआ ऐसे देखा गया कि अर्थ के पूरे एक्सोस्फीयर तक को क्रॉस कर जाए। जब हम अर्थ एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं तो बेसिकली आई थिंक वी आर डीलिंग हियर विद ट्रोपोस्फियर ओनली 16 to 18 किलोमीटर, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है लेकिन इतना भी नहीं कहो ब्रह्मांड में चली जाए, फिर क्या होगा, अर्थ की ग्रेविटी कहीं काम करना बंद कर देगी, तो फिर क्या आपने दाग तो दी, फिर भूल ही जाइए उसको, फिर वो जाके वही सैटेलाइट के साथ चक्कर काटना शुरू कर देगी। तो लीविंग द अर्थ एटमॉस्फेयर ये लूज ट्रांसलेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि एटमॉस्फेयर और ग्रेविटी के इफेक्ट के बाहर चली गई, हाँ ट्रोपोस्फियर को छोड़ देती है, दैट काइंड ऑफ द थिंग, यानी इसका एल्टीट्यूड कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। क्रूज मिसाइल हिट्स द टारगेट विद द हाई प्रिसीजन एंड इट इज कॉन्स्टेंटली प्रोपेल्ड। कहा नहीं था जब तक ये लड़ नहीं जाती है तब तक आपके कमांड में रहती है। और इसमें क्या है, प्रिसीजन थोड़ा सा लो हो जाता है क्योंकि कहा नहीं इट इज वर्किंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। आप एक बार छोड़ते हैं तब तक इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका ये ग्रेविटी इस पे काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो रेंज ज्यादा कवर करती है लेकिन प्रिसीजन तो चला जाएगा, फिर दो ही काम कर लो, तो प्रिसीजन देख लो या रेंज देख लो, तो डिपेंड करता है हमारा टारगेट क्या है। अगर हमें घर उड़ाना है किसी का, ठीक है, उड़ाना नहीं है, मतलब बता रहा हूँ, अगर उड़ाना है किसी और कंट्री में, अपने यहाँ मोहल्ले में थोड़ा ना दागते घूमते हैं आप लोग क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो अगर किसी का घर उड़ाना है, किसी की गाड़ी उड़ानी है, किसी का टैंक उड़ाना है, तो आपको कौन सी यूज करनी है, क्रूज मिसाइल यूज करनी है। और आपको पूरा पूरा शहर उड़ाना है, पूरा देश उड़ाना है, ठीक है, दैट काइंड ऑफ द थिंग, तो आपको बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा। तो लो प्रिसीजन होता है यहाँ पे कि एक पॉइंट, प्रिसीजन का मतलब होता है पिन पॉइंट, यहीं पे लगना है, ठीक है, दैट। तो यहाँ लो प्रिसीजन हो जाता है क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा है, कैनोपी बहुत ज्यादा है, एंड इट इज अनगाइडेड फॉर मोस्ट ऑफ इट्स पाथ एंड इट ट्रैजेक्टरी डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस एंड द कोरियोलिस फोर्स। आपसे क्वेश्चन है कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अर्थ के रोटेशनल की वजह से किसी भी तरह की जो एयर मूवमेंट हो रही है उसका जो इफेक्ट होता है उसको कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, ठीक है। बेसिकली अर्थ के रोटेशन की वजह से जो डिस्ट्रैक्शन होता है, जैसे आपको पता है साइक्लोन्स वगैरह जब आप पढ़ते हैं वहां पर भी कोरियोलिस फोर्स यूज करते हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर क्रूज मिसाइल, द रेंज इज यूजुअली स्मॉल बिलो द 500 किलोमीटर। मैंने कहा नहीं ब्रह्मोस क्योंकि उसकी रेंज 450 to 500 किलोमीटर, इसलिए उसको क्रूज की कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। इट नीड्स टू बी कॉन्स्टेंटली प्रोपेल्ड टू द टारगेट विद हाई प्रिसीजन, और इसकी हैव अ वेरी लॉन्ग रेंज, 300 से लेके 12,000 किलोमीटर तक की रेंज हो सकती है। अभी की जो हमारी अग्नि मिसाइल सीरीज है, आपको पता है अग्नि 1 की लॉन्चिंग मतलब जो रेंज है वो क्या है, अग्नि 1 की 700 किलोमीटर लमसम बताते थे, अग्नि 2 की बताते हैं मतलब 700 से 1000, मतलब मीडियम में वो भी आती है लेकिन ठीक है 700 से 1000 है, ठीक है। अग्नि 1 अगर उसमें जाएंगे तो शॉर्ट रेंज पड़ेगी वो। अग्नि 2 जो थी 2000 किलोमीटर थी, अग्नि 3 बताते हैं, फिर अग्नि 3 एडवांस भी आई थी तो वो 3000 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर थी, वो 4-5 किलोमीटर में कन्वर्ट होता जाएगा। अग्नि 4 आपकी 4000 से 5000 किलोमीटर लमसम रेंज लेके चलते हैं, और जो अग्नि 5 मिसाइलें हैं वो आपकी 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की, यानी कि जितनी भी अग्नि 5 हैं वो सब ICBM में आएंगी, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में आएंगी। यानी अग्नि सीरीज को अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली ज़्यादातर इसमें आपको बैलिस्टिक मिसाइल ही मिलेंगी, क्रूज मिसाइल तो है नहीं। और अगर 1000 किलोमीटर से कम है, मैंने कहा नहीं 500 किलोमीटर से कम है, तो आपकी क्रूज में आएंगी, ठीक है। और बैलिस्टिक की जो हाईएस्ट रेंज मानी गई है वो 12,000 किलोमीटर है। 12,000 मतलब आप इमेजिन कर लीजिए यहाँ बैठे बैठे आप अमेरिका दाग सकते हैं, ठीक है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। और इसकी जो पेइंग लोड कैपेसिटी होती है क्रूज की बहुत लिमिटेड होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ग्रेविटी काम कर रही है, प्रिसीजन भी आपको चाहिए, तो कॉमन सेंस की बात है, आप कोई गाड़ी एक टैंक ही तो उड़ाना है, अब उसके लिए न्यूक्लियर बम थोड़ी ना लगा दोगे, ठीक है, छोटा मोटा कन्वेंशनल वॉरहेड लगा दो उसमें, लेकिन जब आपको पूरा शहर ही उड़ाना है तो बढ़िया से उसमें से लिटिल बॉय, फैट बॉय, एटॉम बम कुछ बढ़िया लगा के भेजिए, जब इतना खर्चा पानी कर ही रहे हैं तो, है ना। तो इसमें हैवी पेलोड कैपेसिटी हो जाती है, ठीक है, बैलिस्टिक के केस में। उसके बाद क्या है कि क्रूज मिसाइल यूजुअली कैरीज अ सिंगल पेलोड, एक ही तरह का हथियार इसमें रखा जाएगा, और इट कैन कैरी मल्टीपल पेलोड्स, इसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि बड़ी चीज है, बड़ा पैसा लगा है इसमें, ठीक है। क्रूज में क्या है, डेवलप प्राइमरली टू कैरी द कन्वेंशनल वॉरहेड, और इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड अभी बताई था आपको। फिर इसका एग्जाम्पल ब्रह्मोस होती है, और इसका मैंने बताया आपको अग्नि 1, 2, 3, 4 धनुष मिसाइल हो गई, पृथ्वी 1, 2 हो गई। आपका काम है पृथ्वी 1, 2 की रेंजेस को चेक करिए, 2000 किलोमीटर होती है कि 1000 किलोमीटर होती है, और धनुष मिसाइल की रेंज क्या है, और भी कितनी तरह की मिसाइलें होती हैं। तो दैट वाज अबाउट द, in the summary you can call it, cruise missiles are guided jet or propelled driven projectiles that can fly at a low altitude, follow a flexible path and are capable of the precision strikes. तो ये 2-3 कीवर्ड हैं आपको याद रखने हैं, जेट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं ये सब, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल ऑन द अदर हैंड अनगाइडेड रॉकेट पावर्ड वेपन्स दैट फॉलो अ हाई आर्किंग ट्रैजेक्टरी बिफोर डिसेंडिंग टुवर्ड्स देयर टारगेट, एंड दे यूजुअली वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी विद अ लो प्रिसीजन रेट, बट दे कवर अ लॉन्ग कैनोपी, ठीक है। कैनोपी और रेंज में अंतर होता है, याद रखिएगा। कैनोपी का मतलब होता है आपका, जैसे रेंज का मतलब है आपने यहाँ से कोई चीज दागी और वो यहाँ पे गिर रही है, तो इस चीज को आप कहते हैं रेंज,
और जो वर्ड एक कैनोपी आता है, ये एनवायरनमेंट में भी आता है, ज्योग्राफी में भी आप पढ़ते हैं। कैनोपी मतलब जब ये गिरती है, यहाँ पे फटती है, तो कितना एरिया कवर करती है, इसके लिए हम कैनोपी वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा अंतर याद रखिए, कैनोपी मतलब ये मत काउंट कर लिए, रेंज मतलब होता है डिस्टेंस, और कैनोपी मतलब कितना एरिया वाइज, है ना। चलिए थोड़ा सा फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वही सब लिखा है कुछ, जस्ट अ सेकेंड, छूटा तो नहीं था, नहीं, ये हो ही गया डिस्टेंस आपका, ठीक है। फिर वही अग्नि 5 के बारे में, अग्नि 5 इज द सॉलिड फ्यूल लिटर कॉन्टेंट, जैसे बता ही चुका हूं आपको मैं। आईसीबीएम है, डेवलप बाय डीआरडीओ, और जितना भी मिसाइल वगैरह डेवलप होती हैं, ये इंडिया का एक इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम था। आईडीपी, ये कलाम वगैरह ने उस समय अपने 70s 80s में मतलब प्लान करना शुरू किया था, जैसे ही हमने अपना ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कर लिया था 1984 के आसपास, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम, उसके अंतर्गत ही अग्नि सीरीज की मिसाइल बनना शुरू हुई थी, क्योंकि कलाम का ये मानना था, और उस समय के जो साइंटिस्ट थे वो लोग बड़ा स्ट्रेटेजिक सोचने चले थे। और विक्रम साराभाई तब तक मर ही चुके थे। जब तक विक्रम साराभाई जिंदा थे, उनके साथ एक परेशानी थी, ठीक है। उनको हालांकि इसरो का चीफ बना के रखा गया था, इसरो के इनिशियल, आपको पता है, स्पेस प्रोग्राम के फाउंडर थे। और जब होमी जहांगीर भाभा मर जाते हैं, तो एटॉमिक पावर प्लांट वगैरह की ये सब चीजें भी विक्रम साराभाई देख रहे थे। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम क्या थी, कुछ लोग अपने प्रिंसिपल से इतना ज्यादा अटैच होते हैं कि वो स्ट्रेटेजी भूल जाते हैं। तो इनको कई बार इंदिरा गांधी ने भी कहा, इंदिरा गांधी आपको पता है 69 में आ चुकी थी, इन्होंने कहा कि भैया बना लो, अब बना लो। चाइना से हम युद्ध लड़के हार चुके हैं, पाकिस्तान से हार ही चुके थे टेक्निकली, वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ अवर टेरिटरी, ट्रूस बोल देते हैं, लेकिन टेक्निकल अरुणाचल प्रदेश में हमारी टेरिटरी चली गई बहुत सारी, ठीक है। लद्दाख में हमारा अक्साई चीन पूरा चला गया, अब इससे ज्यादा हार क्या हो सकती है, ठीक है। तो लिखा नहीं जाता है, बट हमको पता है, अगर यूएस का इंटरवेंशन नहीं होता, नेहरू ने लेटर्स नहीं लिखे होते, कॉल नहीं की होती, ठीक है, बहुत सारी चीजें इंटरवेंशन वहां पे ग्लोबल लेवल पे हुआ था, नाम का भी थोड़ा इंपैक्ट पड़ा था, जिसके चलते हुए चाइना को विड्रॉ करना पड़ता, यूनिलैटरली उन्होंने सीजफायर डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन अगर ऐसी मुसीबत फिर हम पे आ जाती, फिर हम क्या करते। लेकिन विक्रम साराभाई इतने एडमेंट हो चुके थे कि नहीं, मुझे एटम बम नहीं बनाना है। होमी जहांगीर भाभा के मरने के बाद में हमारा एटॉमिक जो प्रोजेक्ट चल रहा था, वो बिल्कुल वो हो गया था, पॉज पे चला गया था। और उसका वन ऑफ द रीजन यही था, उनको मरवाने का, मतलब सीआईए की जो इन्वॉल्वमेंट थी, उनको असैसिनेट करवाया गया था बेसिकली, जो भी एयर ब्लास्ट वगैरह हुआ था, ठीक है। यही था कि इंडिया का कैसे आप न्यूक्लियर प्रोग्राम जो चल रहा है उसको हॉल्ट कर दिया जाए। और यही रीजन है कि जहांगीर भाभा मरते हैं, और उसके बाद जाके 1984 के आसपास हम अपना ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा कर पाते हैं। और जबकि चाइना अराउंड 1970s में, एक बार चलो चेक कर लिया, 1984 में नहीं, 1976 के आसपास जो हुआ था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की डेट चेक कर लीजिएगा, नॉट श्योर। लेकिन ये था कि चाइना ने हमसे 10 साल पहले कर लिया था। अब एक बार से, वैसे शायद 1984 ही में वैसे हुआ था, 74 में नहीं हुआ था, 74 में चाइना नहीं किया था। फिर भी एक बार डेट क्रॉस चेक कर लेना। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा पोखरण में हुआ था, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। तब एज अ मेजर साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन इन्वॉल्व थे। लेकिन हाँ, साराभाई मर चुके थे तब तक, तभी हमने अपने एटम डेवलपमेंट वगैरह पे काम शुरू किया था, ठीक है। उसके बाद ही अग्नि डेवलपमेंट शुरू हुआ, अग्नि मिसाइल सिस्टम, अग्नि 1 2 3 4 5, जिसमें आप बार बार पढ़ते हैं, आज अग्नि को टेस्ट किया गया, अग्नि को टेस्ट किया गया, पृथ्वी को टेस्ट किया गया। तो ये मिसाइल डेवलपमेंट था, इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसके अंतर्गत ये 1970 से शुरू हो गया था प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद आते हैं एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। देखिए, एक तो इंडिविजुअल मिसाइल आपने देख ली, एक होता है मिसाइल डेवलपमेंट, मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये तो आप मिसाइलें छोड़ दें, क्या अगर दूसरा आदमी आप पे मिसाइल छोड़ेगा तो आप उसको कैसे रोकोगे, ठीक है। आप शील्ड लगा के तो बैठ नहीं जाओगे कि दूसरा मिसाइल वही बाहुबली में जैसे चल रहा था, वो अपनी भी ढाल लेके बैठ जाते हैं, ऐसा तो नहीं, बाढ़ थोड़ी ना चला रहे हैं, मिसाइलें हैं। अगर आप मिसाइल से बच भी गए, मान लीजिए आपने शील्ड लगा ली, मिसाइल आके आप पे गिरी, तो गिरने पर फटती है वो, ठीक है, वो दगेगी और आपकी शील्ड के साथ साथ आपको सब कुछ आसपास उड़ा दी जाएगी। तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि किसी ने आप पे मिसाइल दागी है, उनकी मिसाइल ग्राउंड पे पहुंचे, आपको हिट करे उससे पहले उसे हवा में ही दाग दो, सीधी सी बात है। तो हवा में पत्थर मार के तो दागोगे नहीं आप, सीधी सी बात है उसको, कि हवा में शील्ड उछालना शुरू कर दोगे। एक मिसाइल को काउंटर करने के लिए आपको हमेशा दूसरी मिसाइल चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है या एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम होता है, दैट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मिसाइल लॉन्चिंग ओनली, ठीक है। हम भी अपनी मिसाइलें तैयार रखते हैं, सामने वाला मिसाइल दाग रहा है, तुम्हारी मिसाइल को हम हवा में ही उड़ा देंगे, नीचे पहुंचने नहीं देंगे, सीधी बात यही है। और आपको पता है सबसे ज्यादा एडवांस, सबसे ज्यादा अच्छा, बेहतरीन, ठीक है, और प्रिसीजन जिसका बहुत अच्छा रहा है, सक्सेस रेट बहुत ज्यादा रहा है, वो मिसाइल सिस्टम किस कंट्री का है, रशिया का है या इजराइल का है। दोनों ही कंट्री के मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छे हैं, इजराइल का स्पेसिफिकली बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप सोच के चलिए हिस्टोरिकली और सब चीज़ों को लेके, तो आपको पता होगा कि इजराइल सर्वाइव कर रहा है अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। इजराइल की अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए कि वो इजिप्ट से वॉर लड़ चुका है, ठीक है, उनसे भी थोड़ी बहुत लैंड उसने उसकी कंटेंशंस में चल रही है। बगल में सीरिया पड़ता है, जहां आपके पड़ोसी इतने अच्छे हों, इंडिया के तो पड़ोसी तब भी बहुत अच्छे हैं, आप इजराइल के पड़ोसियों को एक बार देख लीजिए, ठीक है। ऊपर लेबनन है, थोड़ा सा इधर जाइए सीरिया है, ठीक है, बगल में जॉर्डन भी पड़ता है, ठीक है। और आपको पता ही है नीचे सऊदी अरेबिया है, जो दिखने में तो बहुत पीसफुल है, लेकिन अभी आपको पता ही सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है। अगर इतना ही पीसफुल है तो
सेकंड लार्जेस्ट आर्मी इंपोर्टर है, हथियार लेके रख क्यों रहा है, क्या कर रहा है वो? तो सऊदी अरेबिया क्या करता है बेसिकली, इट इज फंडिंग द मेजर वॉर्स दैट आर हैपनिंग देयर। वो दिखावे पे तो बहुत सीधा दिखता है कि हमें बिजनेस से मतलब है, हम सिर्फ तेल बेचते हैं, तेल लेते हैं, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है, हम लोग बिजनेस रिलेटेड पीपल हैं। लेकिन अभी भी जो आपका इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें जितनी भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसमें बार बार यही निकला है कि सऊदी अरेबिया ने मेजर फंडिंग की थी। जो मिसाइल्स उस समय चाहे लेबनान से लॉन्च हो रही हो, चाहे उस समय आपकी पैलेस्टीन से लॉन्च हो रही हो, सऊदी अरेबिया ने सीवियरली उनकी फंडिंग की थी। और कुछ का ये भी इन्वॉल्वमेंट था कि ये वो मिसाइलें थी जो हमस ने उस समय लॉन्च की थी, अभी जब वॉर शुरू हुआ था, ट्रिगर हुआ था, ये वो मिसाइल्स थी जब यूएस ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया था, ठीक है। तो उनके पास इतना टाइम नहीं था कि पूरा अपना सिस्टम ताम हम लेके वापस जाते, क्योंकि प्लान्ड एग्जिट तो थी नहीं वहां पे अचानक से तालिबान ने कूप कर दिया, तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। तो उस समय जिसको जो मिल रहा था जूता चप्पल, अपना कुछ लोग तो बेचारे अपने जूते चप्पल नहीं छोड़ाए थे। आपने उस समय के फोटोग्राफ देखे ही होंगे, जब अमेरिका ने वहां से विड्रॉ करना शुरू किया तो प्लेन उड़ रहे थे, और जो वहां के अफगानिस्तान के लोग तो दौड़ते दौड़ते बिल्कुल, मतलब ये ऐसे वीडियो समय वायरल हुए थे कि देख के आपको डर लगने लगेगा। वहां के लोकल्स अफगानिस्तान को छोड़ के भागना चाहते थे, तो जब प्लेन उड़ता था तो वो उसके नीचे लटक जाते थे, 10-15 लटके हैं। जब एक एलिवेशन पे प्लेन पहुंचता था तो टपक टपक के बिल्कुल फलों की तरह नीचे चू चू के फटे थे उस समय लोग, ठीक है। ये वहां की सिचुएशन थी। तो इस सिचुएशन में जब अमेरिका वहां से एग्जिट ले रहा था, बड़ी शेमफुल एग्जिट हुई थी अमेरिका की, वहां से भागना कहते हैं इसको बेसिकली, ठीक है, टेक्निकली। और यू टुक अराउंड 20 ईयर्स टू रिप्लेस वन तालिबान विद अनदर तालिबान। आपने इतने साल वहां लड़ाई ली, फायदा क्या हुआ? पहले भी तालिबान था 1996 में, अभी भी तालिबान है वहां पे। 20 साल की लड़ाई भी मतलब की क्या फायदा हुआ, ठीक है। और उससे बड़ा सरदर्द आप और दे गए वहां पे, जब आपने किसी जगह को वॉर जोन बना के रखा है तो वहां के लोग अपने आप को बहुत ही पीड़ित महसूस करते हैं, ठीक है, कि हमारे साथ बहुत सारे ह्यूमन राइट वायलेशन हुए हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ है, अब वक्त आया है कि हम बदला लेंगे, अब वक्त आया है कि हम क्रांति करेंगे। और सबसे मजे की बात है, जब अमेरिका वहां से भागा तो उसने अपने बहुत सारे हथियार भी वहां छोड़ दिए थे, ठीक है। उन्हीं हथियारों में कुछ ऐसी मिसाइलें भी थी जो रिसेंटली अभी अफगानिस्तान ने हमस को सप्लाई की, और हमस ने उन्हीं मिसाइलों को आपके इजराइल पे दागा था। जो इनिशियली जो अटैक हुआ था, जब ये वॉर शुरू हुआ है इजराइल और हमस का, ये हम डिटेल में वहां पे डिस्कस करेंगे। अगर इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम अच्छा नहीं होता तो इन्होंने 16-17 की, मतलब वहां तो मिसाइलों का खेल चलता है। जैसे यहाँ पे दिवाली मनती है, क्रिसमस मनता है, न्यू ईयर मनता है, वहां का रोज का नाटक बना हुआ इजराइल पैलेस्टीन बॉर्डर का। इजराइल के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होगा, बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा वी शेप का इजराइल है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका पड़ता है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक का मतलब ये नहीं है कि वेस्ट में है तो इधर होगा। वेस्ट बैंक का मतलब है कोई जॉर्डन और सीरिया से रिलेटेड कोई टेरिटरी, जॉर्डन से बेसिकली रिलेटेड टेरिटरी जिस पे इजराइल ने कब्जा करके रखा है, तो इसको आप वेस्ट बैंक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इजिप्ट वाला रीजन है, इजिप्ट से बाउंड्री लगती है, ठीक है, और थोड़ी सी मटेरियल में जाती है, इसको आप बोलते हैं गाजा स्ट्रिप, ठीक है। ये बस बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा। तो ये जो हिस्से हैं, गाजा स्ट्रिप है और वेस्ट बैंक है, ये मिलके जो टेरिटरी बनाते हैं, एक पॉलिटिकल एंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं, इसको पैलेस्टीन बोला जाता है। और बाकी जितना भी रीजन है ये अपने आपको इजराइल बोलता है। और पड़ोसी तो आपको पता ही है इजराइल के कितने अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। तो ये इस पे आए दिन कोई इधर से रॉकेट दाग रहा है, कोई उधर से रॉकेट दाग रहा है। और गाजा स्ट्रिप जो बेसिकली अभी जो वॉर चल रहा है हमस का, वो वेस्ट बैंक से नहीं है, याद रखिएगा, वो गाजा स्ट्रिप से चल रहा है। मतलब हमस इज बेसिकली ऑपरेटेड फ्रॉम गाजा स्ट्रिप। और एक चीज और याद रखिएगा, पैलेस्टीन में 2 पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, एक था फतह और एक था हमस। तो जो फतह था आपका, इट वाज अ पीसफुल एंड अ वेरी लाइक दैट काइंड ऑफ अ पीपल। हमें पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना है, इलेक्शन लड़ना है, और मतलब एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पैलेस्टीन के मुद्दे को उठाना है, ठीक है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमस और फतेह के फॉर्मेटिव ईयर में मोसाद वालों का हाथ रहा है। मोसाद मतलब वहाँ का इजराइल का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है। लेकिन एनीवे जो फतेह वाले थे वो काफी पीस लविंग पीपल थे, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, कभी अटैक नहीं किया, टेररिस्ट नहीं थे, सबसे बड़ी बात है। लेकिन जो हमस बना, ठीक है, हमस वॉज बेसिकली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका एक ही काम है, हर 4-5 महीने खत्म नहीं होंगे, 10-12 रॉकेट पहले छोड़ देगा। और इनके साथ एक परेशानी रही है, पहले रॉकेट छोड़ेंगे तो अब इजराइल वाले हैं वो सब चूड़ी पहन के तो नहीं बैठे हैं। अब आपने रॉकेट दागे, उनके कुछ बच्चे मरे, उनकी फैमिली के लोग मरे, तो अगर वो रिटेलिएट नहीं करेगा, अपना डिफेंस नहीं करेगा, सीधी सी बात है, कल को फिर आप और रॉकेट दागोगे, फिर वो बदले में और रॉकेट दागना शुरू कर देता है। पहले आपने यहाँ से पंप किया, अब उसने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम से आपके मिसाइलों को दागा, फिर उन्हीं में से कुछ मिसाइलें छूट के गाजा पे दग गई, फिर उसने और मिसाइलों को दागना शुरू किया। अब जब इसने और मिसाइलों को दागा, क्योंकि आपकी मिसाइलें हैं लेकिन उसके पास, अगर आपके पास 12 मिसाइल हैं, उसके पास 112 मिसाइल हैं, सीधी सी बात ये है, ठीक है। क्योंकि इजराइल तो है, वो तो खुद ही टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है, ठीक है। जब वो आप पे मिसाइल लगेगा तो आप फिर रोने लगोगे, आपको भी देखो ह्यूमन राइट वायलेशन और हमारे बच्चे मर गए, हमारे घर टूट गए, ये वो हो गया, तो शुरुआत किसने की थी? वो तो अपना डिफेंस कर रहा है, सीधी सी बात है। नहीं करेगा तो आप उसको वैसे ही खा जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्दा यही पड़ जाता है आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे थे। तो मैं इसलिए आपको डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया की इजराइल के साथ में ऑलरेडी एमओयूज वगैरह साइन हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि हम लोग भी जो अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप करेंगे वो इजराइल की सहायता से करेंगे, ठीक है। इजराइल के साथ जो हमारे कोलैबोरेशन हुए हैं स्पेस के भी सेक्टर में, वाटर का वो बोलते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है। जैसे इजराइल में आपको पता है प्रॉपर कोई नदी नहीं बहती है, तो इन्होंने क्या किया है, ऊपर इनका मेडिटेरियन पड़ता है, आपको पता ही है, ठीक है। इनके बगल में भी इधर रेड सी थोड़ी सी दूरी पे बहने लगती है, ठीक है।
ठीक है। तो बेसिकली इट इज हैविंग एक्सेस टू द ओशन वाटर्स बट इट डजंट हैव एनी रिवराइन सोर्स ऑफ क्लीन वाटर। तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए या किसी भी कंट्री के सर्वाइवल के लिए वाटर सप्लाई बहुत जरूरी होती है। तो इन्होंने क्या किया है, एक रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस कर रखी है, बड़े बड़े प्लांट लगा रखे हैं जिसमें वो सैलिनाइजेशन डिसैलिनाइजेशन प्रोसेस यूज करते हैं, पानी के जो नमकीन या खारा पानी होता है उसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज करते हैं। ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है एंड एज यू नो आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया इज ऑल्सो फेसिंग द फ्रेश वाटर सप्लाई सिस्टम क्राइसिस, ठीक है। हमारे पास भी पीने के पानी की बहुत भारी मात्रा में कमी होने वाली है। भले ही हमारे पास कोस्टल स्टेट 16 हैं, लेकिन कोस्टल स्टेट है, समुद्र का पानी थोड़ा ना पीने लगेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको फ्रेश वाटर चाहिए। आपको पता ही वाटर स्कैर्सिटी बढ़ने वाली है, दिल्ली में तो आए दिन का नाटक है। अभी फिर पेपर में आया था 29 या 30 को 2-3 दिन पानी की सप्लाई यहाँ दिल्ली में डिस्टर्ब रहेगी, ठीक है। तो यहाँ हमेशा का बना रहा है। तो हमने भी उनसे टेक्नोलॉजी की बात की है कि भैया ये जो डिसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी वगैरह है, समुद्र से पानी को आप रियूएबल बनाते हो, पीने के पानी में यूज करते हो, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी हमको दीजिए। तो वहाँ पर भी हमारा कॉपरेशन है, फूड वगैरह में भी कॉपरेशन है। साथ ही साथ में डिफेंस से रिलेटेड हमारी बहुत सारी डील है। जैसे एक बराक मिसाइल है, वो हम इजराइल के साथ कॉपरेट करके बना रहे हैं। ये प्री में कई बार क्वेश्चन पूछेंगे, स्टेट में तो बहुत बार पूछे गए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे भी हमारा इजराइल के साथ में कुछ पैक चल रहा है। तो एक है समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, ये इंडिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। सरफेस टू एयर है। पहली बात, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा सरफेस टू एयर ही होगा। सरफेस मतलब ग्राउंड सरफेस, एयर। मिसाइलें ऊपर से आ रही हैं ना, तो नीचे से तो आप दागेंगे उसको। तो सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन, समर इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इट इज अ शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है कि इसकी रेंज बहुत लिमिटेड है, यानी मिसाइल्स ऐसा नहीं कि वहीं से चलनी शुरू हुई और आपने वहीं पे निपटा दी। जब वो आएंगी आपके एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगी, मतलब आपके ट्रोपोस्फियर में बिल्कुल आप पे गिरने वाली होंगी, तो हाँ ठीक है, जब 200-300 किलोमीटर दूर रहेंगी तो हम आपको उड़ा देंगे, दैट काइंड ऑफ द थिंग, ठीक है। तो वहां पे थोड़ा रिस्क भी रहता है, जब तक आपने दागा तो तब तक कहीं ऐसा ना वो नीचे आ जाए, या फिर ये भी हो सकता है उसका कुछ इंपैक्ट या कुछ कैनोपी हमारे ऊपर पड़ जाए। तो स्टिल इट इज अ शॉर्ट रेंज, लेकिन हाँ प्रिसीजन ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए कोई टारगेट आपसे बहुत दूर है, आप उसको उड़ाने की कोशिश करें तो वहाँ मिस होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कोई चीज आपके पास हो गई तब आप उसे हिट कर रहे हो तो यहाँ प्रिसीजन बढ़ जाता है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय अ यूनिट अंडर द इंडियन एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड। दिस सिस्टम इज क्रिएटेड विद द मैक्सिमम रेंज ऑफ 10 से, मैंने कहा नहीं था बहुत लिमिटेड स्केल होगी, मैं तो तब भी 100 बोल जाता है, यहाँ तो 10 से 12 किलोमीटर की रेंज है, यानी 12 किलोमीटर की दूरी पर जब कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तब आप उसे हिट कर सकते हो, ठीक है। 12 किलोमीटर मतलब आप समझ रहे हैं, आपका जो ट्रोपोस्फियर होती है इसकी हाइट होती है 16 से 18 किलोमीटर, यानी आपके एटमॉस्फेयर में कोई बैलिस्टिक मिसाइल री एंटर कर चुकी है, ठीक है। बिल्कुल आने वाले 12 किलोमीटर पता नहीं चलता है, ठीक है। जमीन पे तो भी पता चलता है, एयर में नहीं पता चलता, सामने से बिल्कुल दिखने लगेगी आपको, ठीक है। तब आप उसे हिट करेंगे अगेंस्ट द लो फ्लाइंग एरियल टारगेट। इट कैन इंगेज एरियल थ्रेट विद द मिसाइल ऑपरेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 2 to 2.5 मैक, ठीक है। यानी कि 2 to 2.5 मैक का मतलब हाइपरसोनिक नहीं है, सुपरसोनिक है। ऐसे मिसाइल्स को ये ट्रीट कर सकती है, और बाकी सब उसी के बारे में। तो बस आपको ये पता रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है समर क्या है, तो ये एयर डिफेंस मैकेनिज्म है मिसाइल टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। तो बेसिकली इट इज अ डिफेंस मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडिया। इसकी रेंज आपको पता रखनी है, 10 से 12 किलोमीटर की है, लो फ्लाइंग एरियल टारगेट को है, और बहुत कहानी आप समझ चुके हैं, ठीक है। और ये बेसिकली कोई रशियन विम्पेल R-73E है, उससे इंस्पायर हुआ है, उसका कोलैबोरेशन नहीं है, उससे इंस्पायर्ड होकर मतलब उसी की तरह से बनाने की कोशिश की है। एक और है हमारे पास आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। समर का हिंदी में मतलब क्या होता है, हिंदी समर का ही मतलब, समर जो हिंदी का ही वर्ड है ना, समर का मतलब वायु होता है, हवा, तो वही समझिए ग्राउंड टू एयर। और ये आकाश, तो ज़्यादातर एरियल लॉन्च व्हीकल्स वगैरह उसके लिए हम संस्कृत पे ही जाते हैं, वहीं से कुछ वर्ड्स लेते हैं, तो आप वर्ड देख के समझ जाओगे। जैसे आकाश मिसाइल है तो मतलब समथिंग रिलेटेड टू एयर, तो वो मिसाइल डिफेंस में आएगा। इट इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल एरियाज एंड पॉइंट्स फ्रॉम द एयर अटैक्स, इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप बाय DRDO। बस आपको ये अंतर याद रखना है कि जो समर है इसकी डेवलपमेंट किसने की है, DRDO ने नहीं की। ये क्वेश्चन एक आ सकता है कि समर हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO और इसरो, दोनों ने ही नहीं की है, इंडियन एयरफोर्स की जो मेंटेनेंस कमांड यूनिट है इसने की है, ठीक है। ये समर की बात है। अगर हम आकाश की बात करें, ठीक है, तो इसको डेवलप किया है आपके DRDO ने और इंडिजिनस है। इट कैन साइमल्टेनियसली एंगेज द मल्टीपल टारगेट्स एंड डिस्ट्रॉय द मैन्यूवरिंग टारगेट्स इंक्लूडिंग द अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और इसको आप लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ड्रोन्स। और आपको पता है ड्रोन्स का खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है। ड्रोन्स बेसिकली क्या होते हैं आगे चल के देखेंगे। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, कोई भी ऐसा हवा में उड़ने वाला व्हीकल, छोटा सा होगा, हेलीकॉप्टर नहीं होगा, हेलीकॉप्टर से बहुत मिनिएचर होगा, आप उस पर कैमरा लगा के भी सर्विलेंस कर सकते हो, फोटो भी अपनी खींच सकते हो। शादी वगैरह में ड्रोन यूज करते हैं ना, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी यूज करते हैं, बहुत सारे पर्पजेज होते हैं। तो छोटे हैं, कोई कंट्री यूज करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब वेडिंग फोटोग्राफ्स वगैरह के लिए यूज किया जाए। तो हम लोग जब मिलिट्री पर्पस के लिए ड्रोन्स का यूज करते हैं तो उसका काम होता है एरियल सर्विलेंस। जैसे फॉर एग्जांपल बॉर्डर है, उधर पाकिस्तान है, इधर इंडिया है, आप यहाँ से खड़े खड़े जमीन पे बैठ के अंदर कितना सर्विलेंस कर सकते हो, लेकिन ऊपर थोड़ी हाइट एल्टीट्यूड पे आपने ड्रोन उड़ा दिया। आपको पता ही जब ये पठानकोट बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी, हमने उरी
वाला रिटेलिएशन दिया था, ये सारी चीज़ें हुई थी, तो हमने वहाँ पे भी ड्रोन यूज़ किए थे। ठीक है, आप आर्मी की एक यूनिट को उनकी टेरिटरी में भेजने जा रहे हो या कुछ इन हॉस्पिटेबल टेराइन में भेजने जा रहे हो, और उन्होंने मतलब वहाँ कुछ इंतजाम बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमको पहले से कैसे पता चलेगा? हमने ड्रोन उड़ा दिया, ड्रोन जाके वहाँ पे ऑब्जर्वेशन करके, एरियल ऑब्जर्वेशन करके कैप्चर कर लेगा, हमको बता देगा पहले कि वहाँ लोग बैठे हैं, वहाँ मत जाओ, वहाँ ये लोग लैंडमाइन बिछा रहे हैं, वहाँ कुछ है, मतलब कोई टैंक वैंक लगा के बैठे हुए हैं, तो हमको पहले से वार्निंग दे सकता है, फोरकास्टिंग कर सकता है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। ठीक है, तो ऐसे यूएवी हमारे ऊपर भी उड़ा करते हैं, जैसे हम लोग उड़ाते हैं। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली पिछले साल न्यूज़ में आया था कि पाकिस्तान वाले बड़े कलाकार हैं, मतलब इनके पास खाने को पैसा हो ना हो, आटा माटा नहीं है, सब कुछ नहीं है, ड्रोन के पैसे इनके पास भगवान जाने कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ड्रोन का यूज़ किया था ड्रग्स की सप्लाई में। मतलब हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। ठीक है, वेडिंग फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, छोटे छोटे से यूज़ होते हैं, मूवी वगैरह में हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब सीन्स कैप्चर करने के लिए। आजकल तो यही, जैसे मैंने आपको अटल सेतु वगैरह की फोटो दिखाई थी, अभी ड्रोन से कैप्चर की गई थी। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। अभी देखिए राम मंदिर मूवमेंट वगैरह, ये सब राम मंदिर टेम्पल कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था, तो वहाँ भी आपको एरियल फोटोग्राफ बहुत सारे आएंगे। तो हम लोग ड्रोन्स का यूज़ ऐसे पर्पजेस के लिए करते हैं। पाकिस्तान वाले यहाँ भी खुराफात करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने ड्रोन का यूज़ किया था कि आपको पता है ये पाकिस्तान से बहुत सारे ड्रग का सप्लाई पंजाब में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पंजाब नशेड़ी बन के घूम रहा है, पंजाब में ड्रग एडिक्शन डालना आईएसआई का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था, बहुत बड़ा था, क्योंकि पंजाब साइड से सबसे ज़्यादा हमारी जो आर्मी में कंट्रीब्यूशन है पंजाब से आती है। ठीक है, मार्शल रेस में आते हैं, ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा है, और फिर दूसरी बात है जेनेटिक रीजन भी है उसके। ठीक है, ये लोग आर्यन रेस को प्योरी मतलब कहीं ना कहीं उधर से बिलोंग करते हैं, वारियर रेस में आते हैं, हरियाणा हो पंजाब हो, यहाँ के बहुत सारे लोग आपको आर्मी में ज़्यादातर मिलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजिकली एम किया, बॉर्डर लगता है इन्होंने तो खालिस्तान मूवमेंट का वहाँ पर इशू उठाया, सब इंटरनल सिक्योरिटी में पड़ेंगे। तो किसी भी कंट्री या किसी भी डेमोग्राफी को बर्बाद करना, उनको किसी नशे की लत लगा दो। इन्होंने आईएसआई स्पॉन्सर्ड होकर इतना क्रॉस बॉर्डर नार्कोटिक ट्रैफिकिंग की है वहाँ पे, इतना ड्रग का रायता फैला रखा वहाँ पे कि मतलब पूरी जनरेशन खराब हो चुकी है वहाँ की। मतलब जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ से, जिनसे मैं बात करता हूँ, जो सब बताते हैं कि छोटे छोटे स्कूल कॉलेज में ड्रग की सप्लाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये लोग कैसे मैनेज करते हैं? कुछ तो बॉर्डर से हो जाता था पहले, अब इन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर ही ड्रोन कैप्चर्स हुए थे। जब आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो वहाँ ये आएगा चैलेंज। ठीक है, कि ड्रोन्स को कैसे हमको टैकल करना है, ड्रोन्स के यूसेज क्या होते हैं और पोटेंशियल थ्रेट्स और एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान ड्रोन का यूज़ कर रहा था ड्रग इन द बाउंड्री ये सप्लाई वगैरह में। ठीक है, तो ऐसे यूएवी जो उड़ते हैं इनको दागने के काम भी आता है। सिर्फ ये मिसाइलों को नहीं उड़ाता है, यूएवी वगैरह को भी टारगेट कर सकता है। क्रूज मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट एंड द मिसाइल लॉन्च फ्रॉम द हेलीकॉप्टर्स है। ठीक है, ये हमारा आकाश डिफेंस मिसाइल सिस्टम था। बाकी क्रूज वगैरह ही मैं आपको बता ही चुका हूँ, सब उसी की डिटेलिंग है, क्रूज क्या होती है और सबसोनिक वगैरह क्या है, जिनकी स्पीड आपकी इतने से कम होती है 0.8 से। सुपरसोनिक जो होते हैं आपकी, उनकी 1 से ज़्यादा होती है। ब्रह्मोस इज द ओनली नोन वर्सेटाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम विच इज इन सर्विस। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मोस क्या है, पहली चीज क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक तो है नहीं, ये तो क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ सबसोनिक और उस कैटेगराइजेशन में जाते हैं तो वहाँ पे कहाँ पे आएगी, तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है। यानी इसकी स्पीड जो है वो 5 मैक से ज़्यादा नहीं है, वरना ये हाइपरसोनिक होती, लेकिन हाँ 1 मैक से ज़्यादा है, 1 से 5 के बीच में कहीं पड़ती है। ठीक है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, it travels at a speed of more than 5 Mach. Many countries have working. तो ब्रह्मोस एयरबेस is also in the process of developing a hypersonic cruise missile ब्रह्मोस 2। अब हम ब्रह्मोस 2 पे काम कर रहे हैं, जिसको हम 5 मैक से ज़्यादा पे इम्प्रोवाइज कर सकें, है ना, ताकि इसकी स्पीड को बढ़ाया जा सके। तो दैट वाज अबाउट इट। मैक नंबर ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। बैलिस्टिक मिसाइल में आपको पूरी कहानी बता ही चुका हूँ डिटेल में, वही सब लिखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ अवेल करा दी जाएगी वहीं पे। ये इंडिया का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो आपको बताया है। इनके बारे में देख लीजिए, जैसे प्रहार है, इसकी रेंज 150 किलोमीटर होती है। ब्रह्मोस है, इसकी पहले 290 किलोमीटर हुआ करती थी, यहाँ 300 पता नहीं क्यों लिखी है, अप्रॉक्स लेके चलते हैं तो 300 राउंड फिगर में कर देते हैं। 290 किलोमीटर होती थी, ये ब्रह्मोस की ओरिजिनल थी। हम पे जब तक MTCR की बाउंडेशन लगी थी, अभी हम आगे देखेंगे MTCR वगैरह क्या होता है। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम एक इंटरनेशनल बॉडी है जो ये देखती है कि कोई कंट्री अगर उसकी सिग्नेटरी नहीं है तो वो नॉन MTCR सिग्नेटरी को मिसाइलें ना बेचे, या एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर ना बेचे, जैसे 400 किलोमीटर के ऊपर ना बेचे या 300 किलोमीटर के ऊपर ना बेचे। इसलिए जानबूझ के हमारा जो ब्रह्मोस डेवलप हो रहा था वो रशिया के साथ हो रहा था, तो रशिया वॉज बाउंड बाई MTCR। ठीक है, तो उनके ऊपर MTCR का रेगुलेशन था कि भैया 300-400 किलोमीटर से लंबी ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल आप इंडिया के साथ नहीं डेवलप कर सकते। तो इसलिए जानबूझ के इसकी जो रेंज थी वो आपकी 290 किलोमीटर रखी गई थी। लेकिन अभी रिसेंटली 2016 में इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ MTCR और हमारे ऊपर से MTCR का रेगुलेशन हट गया। ठीक है, दुनिया में याद रखिएगा 4 बॉडीज हैं जो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम वगैरह से डील करती हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से। ठीक है, उसमें से 3 के हम मेंबर बन चुके हैं, बस एक हम NSG के मेंबर नहीं, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के, बाकी सबके हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के हैं, वसेनार एग्रीमेंट के हैं, MTCR रिजीम के हैं। तो बेसिकली आर्म्स ट्रेडिंग हमारी बहुत ज़्यादा फिजिबल हो चुकी है और अब ये अभी हुआ है 2016 से लेकर 18 के बीच में। तीनों के मेंबर हम अभी रिसेंटली बने। NSG के लिए बार बार हम बार्गेनिंग करते हैं, क्योंकि एक बार हम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के मेंबर बन गए, फिर हम बहुत ही आसानी से न्यूक्लियर फ्यूल्स वगैरह जो होते हैं, यूरियम हो गया, यूरेनियम हो गया,
और ये सारी चीज़ें होती हैं जो एटॉमिक पावर प्लांट में यूज़ करनी है, ये हम बहुत आसानी से दूसरे देशों से ला सकते हैं। अभी हम लेने जाते हैं तो एनएसजी वाले रोने लगते हैं पहले ही, ठीक है, कि एनएसजी अच्छा बना ही क्यों था? ये 1984 में बना ही इसीलिए था क्योंकि हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किया था। तो यूएस वगैरह डर गया कि नहीं, इन्होंने एनपीटी साइन नहीं की है और इन्होंने अपना एटॉमिक प्रोजेक्ट पे काम करना पहले ही शुरू कर दिया, तो इनको कंट्रोल कैसे करें? तो इन्होंने एक एनएसजी ग्रुप बनाया जिसके भी शायद 48 मेंबर्स हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा। 1984 के आसपास ये ग्रुप बनाया गया था और उसका एक ही काम था, इंडिया जैसी कंट्रीज, क्योंकि दुनिया में ऐसी 4 कंट्रीज मानी जाती हैं जैसे नॉर्थ कोरिया हो गई, पाकिस्तान हो गई, इंडिया हो गई और इजराइल हो गई, ये न्यूक्लियर कैपेबल हैं। ये यूपीएससी ने 2011 में भी पूछा था और शायद 14 में या 15 में भी प्री में पूछा है क्वेश्चन कि 4 ये कंट्रीज कौन सी हैं जो एनपीटी की सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल दे आर न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज, ठीक है। तो क्योंकि हुआ क्या था कि जब ये एनपीटी वगैरह और ये सब सीटीबीटी और ये सब पहले से चल रहा था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वगैरह 1960s में बने थे, तो ये कहा गया था कि जो 5 महाशक्तियां हैं, महाशक्तियां मतलब जो 5 बड़ी कंट्रीज पर, जैसे यूएस है, रशिया है, आपका चाइना है और इधर आपका फ्रांस हो गया और आपका एक कंट्री और आती रशिया है, ठीक है, जो टोटल 5 कंट्रीज हैं, यूएस, रशिया, चाइना, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ठीक है। तो इनमें से शायद ब्रिटेन नहीं था, जापान था, मतलब जो भी था, मतलब वो P5 कंट्रीज में उधर में आता है, ठीक है, यूएन वाली नहीं है। ये 5 महाशक्तियां कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियरली कैपेबल हैं, इन्होंने न्यूक्लियर डेवलपमेंट कर रखा है। इनके अलावा और कोई कंट्री जो है वो एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकती है। तो जो कंट्रीज ने साइन कर दिया, इंडिया ने मना कर दिया। उसने कहा कि हमारा पड़ोसी चाइना है और चाइना ऑलरेडी न्यूक्लियर डेवलप कर चुका है और उसने एनपीटी साइन कर लिया, अगर हम कर देंगे तो हम पे बाउंडेशन लग जाएगी, हम एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट पे अपने काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि चाइना ने डेवलप कर दिया और फिर हम अपने हाथ नहीं बांध सकते ना, इसलिए हमने एनपीटी पे नहीं साइन किया। तो हमारे अलावा पाकिस्तान ने भी डेवलप कर रखा, उसने भी एनपीटी पे नहीं साइन किया है, ठीक है, इजराइल ने भी नहीं साइन किया है, नॉर्थ कोरिया ने भी नहीं किया है और एक नई कंट्री भी बनी है साउथ सूडान, अभी रिसेंटली बनी है, पहले से सूडान था तो अभी साउथ सूडान भी बन गई, उसकी कैपिटल देख लेना जूबा है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो साउथ सूडान ने भी एनपीटी पे साइन नहीं किया। ये वो कंट्रीज हैं, साउथ सूडान तो नहीं, लेकिन बाकी जो 4 के नाम पता है, ये न्यूक्लियरली कैपेबल है लेकिन एनपीटी की सिग्नेटरी नहीं है। तो इन कंट्रीज को कोई दूसरा देश न्यूक्लियर वेपन सप्लाई ना करे, न्यूक्लियर फ्यूल ना दे, इस चीज को चेक और कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बनाया गया था, ठीक है। हम लोग उसमें एंट्री ढूंढते हैं कि हमको कैसे भी उसमें एंट्री मिल जाए। एक बार हमको उसमें एंट्री मिल गई तो दूसरे जैसे रशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये हमको फिर न्यूक्लियर फ्यूल भी दे सकते हैं। अभी तो मिसाइल टेक्नोलॉजी वाला साइन हो गया। एनीवे, ब्रह्मोस बता ही चुका हूँ। एक पृथ्वी है, इसकी रेंज 350 किलोमीटर है। अग्नि की आपको अग्नि सीरीज बता ही चुका हूँ, 700 किलोमीटर, फिर आपकी 2000, 3000, 3500, 4000, 5000। निर्भया है क्रूज मिसाइल, इसकी 800+ किलोमीटर है। अग्नि 2, ये सब तो बता चुका हूँ मैं, अग्नि सीरीज, ठीक है। तो दैट वाज अवर इंडियन मिसाइल सिस्टम। ये सब वही है जो आपको पढ़ाया मैंने, लॉन्च मोड वगैरह है, तो इसको दोबारा पढ़ने का मतलब नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और होता है, जैसे क्रायोजेनिक इंजन्स होते हैं और स्क्रैमजेट इंजन्स होते हैं, ये प्रोपल्शन बेसिस पे होता है, ठीक है। जैसे भी आपको बताया था मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज तक था, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपल्शन। सॉलिड प्रोपल्शन का मतलब है कि सॉलिड फ्यूल यूज हो रहा है, जनरली द फ्यूल इज एल्युमिनियम पाउडर। बस आपको ये याद रखना है कि सॉलिड प्रोपल्शन का मतलब है कि किसी मिसाइल को लॉन्च करते जो फ्यूल आप यूज कर रहे हैं वो किस नेचर का है, तो ये सॉलिड नेचर का है और वो जो फ्यूल यूज हो रहा है उसका नाम है एल्युमिनियम पाउडर है, ठीक है। इसकी एडवांटेज ये होती है, इजिली स्टोर्ड होता है एंड कैन बी हैंडल्ड इजिली, ठीक है, ये होता है। फिर दूसरा होता है लिक्विड, और इसमें क्या होता है कि लिक्विड को एज अ फ्यूल यूज करते हैं और दे आर मेनली हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। The storage of the missile with a liquid fuel is difficult and complex. In addition, the preparation takes considerable time. यही सब चीजें। हाइब्रिड क्या होता है कि इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, एक होता है सॉलिड प्रोपल्शन की, एक लिक्विड प्रोपल्शन की, ठीक है। और ये क्या करता है, एक की कमियों को ढक देता है, दैट काइंड ऑफ द थिंग। फिर एक रामजेट होता है, तो रामजेट इंजन डज नॉट हैव एनी टर्बाइंस लाइक द टर्बोजेट इंजन। इट अचीव्स द कंप्रेशन ऑफ इनटेक एयर जस्ट बाय द फॉरवर्ड स्पीड ऑफ द एयर व्हीकल। एयर व्हीकल जैसे बढ़ता है वो कंप्रेस एयर को ही लेकर उसको एज अ फ्यूल यूज करता है ऑक्सीडाइज करने के लिए, दैट काइंड ऑफ द थिंग। और फिर उसके बाद आपका स्क्रैमजेट आता है, क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रायोजेनिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि these propellants are liquefied gases stored at a very low temperature, ठीक है। more frequently liquid hydrogen as the fuel and the liquid oxygen as the oxidizer। यहाँ पे liquid hydrogen और liquid oxygen आपका यूज हो रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। क्रायोजेनिक, अच्छा क्रायोजेनिक जब वर्ड आता है तो एक साइंटिस्ट का नाम रखिएगा, नंबी नंबियार थे, जिनके ऊपर एक मूवी बनी थी नंबी इफेक्ट, ठीक है। तो जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा था, हम लोग शुरू में इनिशियली रशिया से बार्गेनिंग कर रहे थे कि हमको क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने में हेल्प करिए, बट उन्होंने मना कर दिया था। फिर हमने अपना खुद डेवलप कर लिया है, ठीक है, इंडिजिनसली। और उसमें सबसे बड़ा रोल था नंबी नंबियार का, उनको रिसेंटली आई थिंक पद्म अवार्ड भी मिला था। उन पे एक्चुअली में क्या होता है, CIA वगैरह सबने ऐसा खेल कर दिया था वहां पे कि उन पे स्पाइंग के चार्जेस लग गए थे। उनको बाकायदा, वैसे इसरो में काम करते थे, उनको निकाल दिया गया था और DRDO में भी जुड़े थे शायद, उनके बारे में चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा। इन्हीं सब चीज़ों पे काम कर रहे थे, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी वगैरह पे। तो उन पे बहुत स्कैंडल बना दिए गए थे, कुछ सेक्सुअल एलिगेशन भी उन पे लगाए गए थे। फिर कहा गया था उनको रैकेट में फंसाया गया है, तो वो पाकिस्तान वगैरह को पता नहीं किस किस देश को रॉकेट डिजाइन सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, वो सब फंसाने के लिए सिर्फ किया गया था ताकि हमारा क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट रुक जाए। फिर बाद में सारे एलिगेशन हट जाते हैं अचानक से, फिर
चीज़ें बाद में पता चलती क्या हो रहा था। तो क्रायोजेनिक और स्क्रैमजेट में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है, इस पर थोड़ा सा नजर मार लीजिएगा, ये कभी भी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्रायोजेनिक जो होता है वही बताया लिक्विड फ्यूल यानी लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन पे काम करती है, ठीक है। नो एयर इनटेक इज रिक्वायर्ड इन दिस इंजन, ठीक है। और स्क्रैमजेट में क्या होता है, एयर इनटेक इज रिक्वायर्ड यानी हवा की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पता है लिक्विड हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले यूज हो रहा है, तो ये अपने आप में सेल्फ कम्बिशबल होता है। फ्यूल नीड टू बी स्टोर्ड एट अ वेरी लो टेम्परेचर, क्रायोजेनिक में क्या होता है बहुत ही लो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे आपको फ्यूल को स्टोर करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, नो सच रिक्वायरमेंट। It runs efficiently with the low temperature fuel transforms and mix correctly and ignites, or it runs efficiently at the supersonic speed that forcefully compresses the air before the combustion. India is the sixth country, ये important है, इंडिया जो है सिक्स्थ कंट्री है अपार्ट फ्रॉम यूएस, रशिया, फ्रांस, जापान एंड चाइना टू कैरी दिस क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, इसने खुद ही डेवलप की है हम लोगों ने। और यहाँ पर स्क्रैमजेट के बारे में है, इंडिया इज द फोर्थ कंट्री अदर देन यूएस, रशिया एंड ईएसए, ठीक है, ईएसए मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, टू डिमॉन्स्ट्रेट द फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ द स्क्रैमजेट, ठीक है। और क्रायोजेनिक में क्या है, इट्स कॉस्ट ऑफ पेलोड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑक्सीडाइजर, और यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइजर सेव्स द कॉस्ट, इट कैन कैरी द पेलोड, यानी स्क्रैमजेट जो होते हैं ज्यादा पेलोड कैरी कर सकते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीडाइजर वाला इशू नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीडाइजर यूज होता है तो इसलिए पेलोड कम ही कैरी करेंगे, पहले से ऑक्सीडाइजर इसमें लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, इसकी थोड़ी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये सब बता ही चुका हूँ, कन्वेंशनल स्ट्रेटेजिक वॉरहेड कैसे होते हैं, गाइडेड ये सब क्या होते हैं, ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, बताया था, इसमें पृथ्वी डेवलप हुई थी, आकाश हुई थी, नग हुई थी, नाग, त्रिशूल, अग्नि सीरीज है ना, तो ये थोड़ा देख लीजिएगा। जो पृथ्वी होती है वो सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ठीक है। आकाश जो है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर है, और ये आपकी फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। नाग जो है, त्रिशूल जो है आपकी शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है, और अग्नि जो है आपकी इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। वैसे अग्नि में तो कई हैं, 6 हैं, सबका अलग अलग है, ठीक है। अब हम आते हैं मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स पे, जो कि इस सेक्शन का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। मल्टीलैटरल मतलब बहुत कंट्रीज द्वारा बनाया गया, बहुत सारी पार्टीज हैं इसमें। एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, एक्सपोर्ट कंट्रोल मतलब कोई भी कंट्री जब किसी दूसरी कंट्री से आयात या निर्यात करती है उसको रेगुलेट करने के लिए बॉडी बनाई गई है। दे आर द वॉलंटरी एंड द नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स क्रिएटेड बाय द मेजर सप्लायर कंट्रीज एंड दे हैव एग्रीड टू कोऑपरेट इन देयर एफर्ट टू प्रिवेंट एंड रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन मिलिट्री एंड डुअल यूज टेक्नोलॉजी। अब ये डुअल यूज टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे अगर मैंने ड्रोन एप्लीकेशन की बात करूं, अभी हमने ड्रोन्स की बात की, ठीक है, यूएवीज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ड्रोन्स का यूज किस लिए होता है, अभी मैंने कहा कि हम लोग फोटोग्राफी के लिए भी यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है, हम लोग उसको ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी कर सकते हैं, टूरिज्म वगैरह में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इमेजिन कर लीजिए अयोध्या रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, कैंडल लाइट वगैरह, वो कैंडल लाइट बोल रहा हूं, रात में दिया वगैरह दीपोत्सव वगैरह चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अब उसकी कुछ एरियल फोटो वगैरह डाल के गवर्नमेंट अपनी टूरिस्ट वेबसाइट पे डाल दे, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, हमने वहां पे ड्रोन उड़ा दी और कुछ जंगली जानवरों की बेहतरीन शानदार सी फोटो खींच के टूरिस्ट साइट पे डाल दी हमने, तो उससे क्या होगा, आपका टूरिज्म प्रमोट होता है, लोग अट्रैक्ट होकर और उसे देखने आएंगे, ठीक है। तो हम लोग ये पीसफुल यूजेस करते हैं, और डुअल यूज ये कहता है कि पीसफुल तो दिखाने के लिए है, असली कार्यक्रम हमें कुछ और करना है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान बहुत महारत हासिल है इसी क्षेत्र में, वो अमेरिका से कहता है कि देखिए हमें क्या है, हम रशिया के एनेक्सेशन को, रशिया जो था वो अफगानिस्तान में घुसा रहा था, ठीक है, तो अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हम इसको कुछ हथियार दे देते हैं, अपने वहां पे कुछ बेसेस बनाते हैं, तो ये इन हथियारों का यूज करेगा अगेंस्ट रशिया टू डिफेंड इट्स बाउंड्रीज अगेंस्ट द रशियन इन्वेजन, और अफगानिस्तान में युद्ध लड़ेगा। पाकिस्तान ने ये दिखाया, फिर इसने क्या किया, उन्हीं हथियारों का यूज इसने इंडिया से रिलेटेड वॉर्स पे किया। इसको बोलते हैं डुअल यूज, दिखाना कुछ और या फिर एक चीज के 2 से ज्यादा यूजेस होना। जैसे ड्रोन मैंने आपको बताया, अब पाकिस्तान कह दे कि देखो हमारे यहाँ गरीबी भुखमरी बहुत ज्यादा है, सूखा बहुत पड़ता है, हमको ड्रोन दिलवा दो, अमेरिका के पास जो रोता हुआ पहुंच जाए, या चाइना से यही कह दे कि हमें एरिया सर्वे करवाना है, हमारे किसकी जगह पे सूखा पड़ रहा है, अब उसने ड्रोन दिया और उस ड्रोन का यूज क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पे ड्रग सप्लाई करने में, तो इसको डुअल यूज कहेंगे। उसी तरीके से एटॉमिक जो फ्यूल होता है, न्यूक्लियर फ्यूल होता है, उसके भी डुअल यूज होते हैं। जैसे आपने एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया, आपने न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिक साइंस में पढ़ा ही होगा, उसका बेसिक काम क्या होता है, स्टीम को जनरेट करना। न्यूक्लियर फ्यूल होता है, एनर्जी जनरेट होती है, स्टीम क्रिएट करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं, उससे बिजली बनती है। न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में यही काम हो रहा है, ठीक है। अब आप उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं, और वही जो न्यूक्लियर फ्यूल है प्रोसेस होता है, उसके बाद में हाई ग्रेड प्लूटोनियम बनता है, कुछ भी बनता है, इसका यूज आप आगे चल के अपग्रेडेशन के लिए कर सकते हैं, फ्यूल अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है। एक आपने न्यूक्लियर साइंस में एक वर्ड बार बार सुना होगा, एक तरह के रिएक्टर्स होते हैं जो जिस लेवल का फ्यूल लेते हैं उससे किसी अच्छी गुणवत्ता का, अच्छी क्वालिटी का वो जनरेट करते हैं, जो मतलब आउटपुट जनरेट होगा। अब बताइए ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर को क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए। देयर आर सर्टेन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वो ऐसी न्यूक्लियर प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि जो फ्यूल ले रहे हैं, ज्यादातर क्या होता है, जो आपने इनपुट लिया है और जो आउटपुट होता है, तो आउटपुट हमेशा डिग्रेडेड क्वालिटी का होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो आपने इनपुट में जो न्यूक्लियर फ्यूल लिया था, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो प्रोडक्शन वाला जो है वो अच्छी ज्यादा क्वालिटी का होता है। तो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को क्या कहते हैं, इनको बताइएगा, ठीक है, थोड़ा सा पढ़िए।
तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी जो होती है वो भी डुअल पर्पस की होती है। एक तो आप लाइट बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो, एनर्जी जनरेशन के लिए कर सकते हो, और दूसरा आपने जो प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूल था इसका यूज आप एटम बम बनाने में कर सकते हो, ठीक है। तो अमेरिका वगैरह हम पे यही एलिगेशन लगाता है कि हम लोग जो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, या ईरान पे भी यही एलिगेशन लगाता है, हम लोग अपने एटॉमिक जो बॉम्ब डेवलप कर रहे हैं या हमारा जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर से ही फ्यूल प्रोसेस करके बनाते हैं। ये सब चीज़, ये हर कंट्री पे एलिगेशन लगती है। तो इस तरह की जो डुअल यूज टेक्नोलॉजी है, इसको चेक करने के लिए, रोकने के लिए ये MECR बने थे। और ये जो MECR है, ये याद रखिएगा, दे आर नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ यूनाइटेड नेशन, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ये पूछ सकता है। इट एम्स एट प्रिवेंटिंग द प्रोलिफरेशन ऑफ द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। एक वर्ड बार बार सुनते होंगे, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जैसे बैलिस्टिक मिसाइल हैं, ये मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं, ठीक है। न्यूक्लियर मिसाइल होते हैं, न्यूक्लियर वेपन हो सकते हैं। जब ये कहीं पे आप दागते हैं तो पूरी पूरी सभ्यता खत्म हो जाती है। हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने जैसे दागा था 6 एंड 9 1945 को, तो पूरा का पूरा हिरोशिमा नागासाकी साफ, ठीक है। उसके बाद की भी जनरेशन लूली लंगड़ी पैदा हो रही है, डिसेबल्ड पैदा हो रही है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी उन पे काम कर चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। पूरी पूरी जनरेशन स्पॉइल कर देता है। तो इन सबको बोलते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मास लेवल, मास स्केल डिस्ट्रक्शन कर सके। तो ऐसी किसी भी चीज का, हथियारों का जो जखीरा बना के बैठे हैं, प्रोलिफरेशन है, इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए ही ये मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम्स बनाई गई थी। और ये 4 हैं बेसिकली, ठीक है। दे आर बेसिकली 4। एक है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, एक आपका होता है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एक होता है आपका MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, और एक आपका होता है वेसेनार ग्रुप होगा कहीं, वेसेनार एग्रीमेंट, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस दे चुका हूं, बस थोड़ा सा देख लेते हैं हम, ठीक है। NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इट इज formed for the control of the nuclear related technology. It is a group of nuclear supplier group countries. Nuclear group countries मतलब वो countries जिनके पास नेचुरली न्यूक्लियर फ्यूल पे आ जाता है, जैसे थोरियम हो गया, यूरोनियम हो गया, ये सारे नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं। तो हर कंट्री में जरूरी नहीं है पाए जाए। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में सिर्फ एक जगह ऐसी पड़ती है, केरला में मोनाजाइट सैंड्स जो है आपका, वहां पे हमको थोड़ा बहुत थोरियम मिलता है, ठीक है। उसी थोरियम को प्रोसेस करके आप यूरेनियम और बाकी प्लूटोनियम वगैरह डेवलप कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग और बहुत सबसे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस चाहिए उसके लिए। तो ज्यादा बेटर कहीं से यूरेनियम हमको मिल जाए, ठीक है, या प्लूटोनियम ही सीधे मिल जाए। तो कहने का मतलब है कि नेचुरली किसी किसी कंट्री में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, या रशिया में है, कजाकिस्तान में है, या फिर US में, इन लोगों के पास नेचुरल फ्यूल है, ठीक है। ये जो उनको थोरियम यूरेनियम वगैरह है, तो हर कंट्री चाहती है कि हमारे यहाँ एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट डेवलप हो, तो ये लोग उनके पास मांगने पहुंच जाते हैं कि हमको सप्लाई कर दो। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिससे आप वेपन भी बना सकते हो, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को चेक करने के लिए न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप बनाया गया था, कि जो न्यूक्लियर फ्यूल पॉजिंग कंट्रीज होती है, वो नॉन न्यूक्लियर पॉजिंग कंट्री को तब तक ये फ्यूल नहीं देंगी जब तक दे हैव नॉट साइन टू द नॉन पॉलिफिलेशन ट्रीटी और NPT, और हम लोग उसके सिग्नेटरी नहीं है। और ये भी याद रखिए कि हम लोग इसके मेंबर भी नहीं है एनर्जी के, क्योंकि एनर्जी बनाई हमारे लिए था, 84 में बनाया गया था, सब लिखा होगा इसमें। वो 84 बार में कंफ्यूज हो रहा था, यहाँ पे है देखिए 1974 है, वही मैं कह रहा था, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा हुआ था, दैट हैपेंड इन द ईयर 1974, और जो चाइना में हुआ था 10 साल पहले, यानी 1964-65 के आसपास हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा 74 का है, 1974, ये ईयर कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप केम इनटू बीइंग एज अ रिस्पांस टू द 1974 न्यूक्लियर टेस्ट बाय इंडिया। देयर इज अ ट्रिगर लिस्ट एंड आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट आर फॉरबिडन टू बी एक्सपोर्टेड टू नॉन NPT मेंबर कंट्रीज। यानी अगर किसी कंट्री ने, जैसे कि इंडिया है, या इजराइल है, या फिर नॉर्थ कोरिया है, या फिर पाकिस्तान है, जो कि नॉन NPT मेंबर कंट्रीज हैं, NPT पे साइन नहीं किया, इनको नहीं देगा। और जैसे कहा था 48 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, ठीक है। चाइना इज अ मेंबर ऑफ NSG बट नॉट ऑफ द वेसेनार एग्रीमेंट। ये ध्यान रखना आपको कि चाइना जो है वो NSG का मेंबर तो है, लेकिन वेसेनार एग्रीमेंट या MTCR का मेंबर नहीं है। और मजे की बात है कि इंडिया NSG का मेंबर नहीं, लेकिन इन दोनों का मेंबर है, ठीक है। इंडिया बेसिकली 3 का मेंबर है, बस NSG का नहीं है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर बिकॉज इट्स एफर्ट्स वर कंसिस्टेंटली ब्लॉक बाई चाइना, क्योंकि चाइना यहाँ बैठा हुआ है, हम जब पहुंचते हैं वो रोक के बैठ के आता है कि नहीं, इसको नहीं बनने देना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इट इज फॉर द कंट्रोल ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी दैट कुड बी वेपनाइज्ड। NSG बना था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए, और ये बना था केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं कुछ। बायोलॉजिकल मतलब जैविक हथियार। अभी जैविक हथियार आप एग्जांपल देख ही चुके हैं कि आपने किसी ने कोई ऐसा वायरस वाला वेपन बना दिया, जैसे कोरोना वायरस बना दिया, चाइना पे एलिगेशन है ये, ठीक है। कोई ऐसा बायोलॉजिकल वेपन, यानी कि कोई ऐसा जहरीला विषाणु जो कि एयर या वाटर के मीडियम से फैल रहा है, उसको आप किसी कंट्री में ट्रांसफर करके छुड़वा दीजिए, पानी वानी में, एयर में रिलीज करवा दीजिए। देखिए, आप मिसाइलों को रोक सकते हैं, अब बात को समझिएगा, ठीक है। न्यूक्लियर मिसाइल हो, इन सब चीज़ों को आप रोक सकते हो, मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप कर सकते हो, डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हो। हवा को थोड़ी ना रोक सकते हो, पानी को नहीं रोक सकते हो। और दूसरी बात है, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, तो किसी कंट्री ने आपकी हवा पानी वगैरह में कोई वायरस या इस टाइप की चीज़ किसी मीडियम से फिकवा दी, भिजवा दी, ठीक है, तो आप उससे कैसे बचोगे? कोरोना से आप कैसे बचोगे? तो ऐसा एलिगेशन था कि ये चाइना की ही लैब से रिलीज हुआ था, उस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और मतलब यूरोप की, आई थिंक जर्मनी में ही ये हुआ था, वहाँ की जो PM थी उस समय, एंजेला मर्केल ने ये प्रपोजिशन दी थी शायद, कि चाइना पे हमको कुछ वॉर इंडेमिनिटी टाइप की ठोंकनी चाहिए। इसने इतने पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की बैंड बजा के रखी हुई है, ठीक है, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। और मजे की बात है, ये एलिगेशन क्यों लगा चाइना पे? क्योंकि वुहान जहाँ से वायरस रिलीज हुआ था,
2-3 महीने के बाद वहाँ पार्टी चल रही है, वहाँ पे कुछ फोटो रिलीज की थी चाइना ने, वहाँ पे पूल पार्टी चल रही है, लोग अपना नाच गा रहे हैं। अरे भाई इतने खतरनाक वायरस है तो तुम लोग पूल पार्टी करो, पूरी दुनिया वहाँ पे मास्क लगा के घूम रही, तो हाउ इज इट पॉसिबल? इसका मतलब अपनी वैक्सीन बना के बैठे थे पहले से। तो ये एक बायोलॉजिकल वेपन का एग्जाम्पल था। अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहला बायोलॉजिकल वॉरफेयर क्या था, तो बड़ा ही मजेदार है कि चंगेज खां से रिलेट करता है। चंगेज खां की आर्मी जब सिल्क रूट को फॉलो करते हुए सेंट्रल एशिया को क्रॉस करते हुए यूरोप पर अटैक करने जाती हैं, तो उनकी आर्मी जो थी चंगेज खां की, ठीक है, इट वॉज इन्फेक्टेड बाई सम रैट्स। रास्ते में कुछ रैट्स वगैरह थे, ठीक है, कुछ चूहे थे बड़े बड़े, वो इनके खाने पीने रसद के उसमें घुस गए, और ये रैट्स थे कुछ प्लेग कैरी कर रहे थे, कोई डिजीज कैरी कर रहे थे। उसकी वजह से इनकी जो चंगेज खां की पूरी आर्मी थी, इनके अंदर ये प्लेग फैलने लगा। अब कहते नहीं कभी कभी आपदा में अवसर, अब इसके ऊपर आपदा है, इसने देखिए मौका कैसे बनाया। जब इसकी आर्मी यूरोप के गेट्स पहुंचती है तो वो बहुत बड़ा फोर्ट था, अब ये अंदर नहीं घुस पा रहा था, तो चंगेज खान ने दिमाग क्या लगाया, मौसम बदल गया था, बारिश हो रही थी, इसकी आर्मी बिल्कुल हारने वाली थी, लेकिन कहते हैं कि योद्धा लोग होते हैं वो लोग विषम परिस्थितियों में भी कैसे काम करते हैं। इसने क्या किया, एक गुलेल टाइप की बनाई, जैसे बाहुबली में आपने देखी थी, जिससे आप आदमी फेंकते हो, ठीक है, पहले ऐसे बहुत सारी चैरियट्स बनते थे, तो ऐसी ह्यूमन कैटेपुलेट बनाता है, उसमें इन डेड बॉडीज को इधर से उधर फेंकने लगता है, मतलब फोर्ट के अंदर फेंकवाना शुरू कर देता है। तो हुआ कहते हैं जहां पे वो अटैक कर रहा था, तो ये जो प्लेग जिससे इसके सोल्जर्स मर रहे थे चंगेज खां के, ये लोग कहां पे चले गए, अंदर चले गए फोर्ट के, और यही बीमारी पूरी अंदर फैल जाती और बिना युद्ध लड़े या युद्ध जीत चुका था, ठीक है। तो ये भी एक तरह का बायोलॉजिकल वारफेयर था। हिटलर जो था इस टाइप के वेपन मतलब वारफेयर में बहुत ज्यादा सिद्ध था, बताते हैं। ये क्या करवाता था, जैसे किसी कंट्री से युद्ध चल रहा है, ठीक है, अब आपको पता ही वो जो यूरोपियन कंट्री है, रशिया वगैरह, वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, ठीक है। अब सोल्जर्स वगैरह जब युद्ध पे जाते हैं तो हमेशा ब्लैंकेट कंबल ये सब लेके हमेशा नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। अब चल रहा है, चलते चलते आगे तक पहुंच के पता चला ठंड बहुत पड़ती थी, तो ये क्या करवाता था, रात में उनके टेंटों के बाहर कंबल रखवा देता था, उन कंबल में वायरस छुड़वा देता था। अभी बेचारे जो सैनिक थे कंबल में ओढ़ते थे, उनके अंदर भी वही वायरल इन्फेक्शन फैल जाता था। तो ये सब बायो वारफेयर के एग्जाम्पल हैं, जब आप वायरल डिजीज जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकनगुनिया, इन सब का यूज करके अपने प्रतिद्वंदी को खत्म करना शुरू कर दें, क्योंकि इससे बचने के तरीके बहुत कम है, ठीक है। तो वही सब चीजें होती। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बेसिकली इनसे डील करता है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी को वेपनाइज करने से। इसके 54 वो हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हैज अ लिस्ट ऑफ 54 कंपाउंड्स दैट आर आइडेंटिफाइड टू बी रेगुलेटेड इन द ग्लोबल ट्रेड। इसके 43 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन। इसकी एनुअल मीटिंग इज हेल्ड इन फ्रांस। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था इसको, ये याद रखिएगा 2018 में। मैंने कहा नहीं 2016-15 से लेकर 18 के बीच में मैक्सिमम को हमने ज्वाइन किया है। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप को हम लोगों ने 2018 में ज्वाइन किया था, ठीक है। एक होता है MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, पहले बताई थी। ये जो नॉन NPT कंट्रीज हैं या और भी कंट्रीज हैं, उनको ये रोकता है कि उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी ना ट्रांसफर हो। मतलब अगर कोई कंट्री MTCR, सॉरी ये वहां नहीं जाएगी, ये जाएगी अगर कोई कंट्री MTCR की मेंबर नहीं है, तो MTCR की मेंबर कंट्री उस कंट्री के साथ में कोई ऐसी मिसाइल डेवलप नहीं कर सकती, कोई ऐसी मिसाइल नहीं दे सकती जिसकी जो रेंज है आपकी, इसमें रेंज लिखी होगी 300 किलोमीटर से ज्यादा है। इसीलिए हमने ब्रह्मोस की जो रेंज है 290 किलोमीटर रखी थी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि रशिया वॉज अ मेंबर ऑफ MTCR, हम लोग नहीं थे, तो रशिया चाहता तब भी हमको वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर सकता था, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि 500 किलोग्राम पेलोड और 300 किलोमीटर से ज्यादा की एरियल अनमैन्ड एरियल टेक्नोलॉजी या मिसाइल वाली चीजें मतलब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन अप्रैल 1987 बाई G7 कंट्रीज, और बाकी यही सब चीजें, इट इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, यही सब चीजें इसमें। और इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट अगेंस्ट द बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन आल्सो नोन एज द हेड कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 2002 एज अरेंजमेंट टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन, ये इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया वाज इंडक्टेड इनटू द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम इन 2016, ये याद रखना। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर हम कब बने थे, 2018 में बने थे, फिर से देख लीजिए एक बार, ठीक है। और MTCR के मेंबर कब बने थे, 2016 में बने थे। तो यानी MTCR के मेंबर बन चुके हैं और उसके बन चुके हैं। अब लास्ट में आता है आपका वासेनार एग्रीमेंट। ये चेक करता है एक्सपोर्ट कंट्रोल फॉर द कन्वेंशनल आर्म्स एंड द डुअल यूज गुड्स। कन्वेंशनल आर्म्स वही हथियार, बारूद, ठीक है, गोलीबारी, यही सब चीजें कन्वेंशनल वेपन में आती हैं, ठीक है। ये आपका कब बना था, जुलाई 1996 में बना था। इसके 42 मेंबर्स हैं, और ये क्या चेक करता है आपका, ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स एंड द डुअल यूज गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और इंडिया, इसके जो हेडक्वार्टर है याद रखिएगा, वियना ऑस्ट्रेलिया में है। अब ये भी आपसे क्वेश्चन है कि वियना ऑस्ट्रेलिया में और किस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं, क्या APEC के हेडक्वार्टर हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इट हैज 42 मेंबर्स comprising mostly NATO and the European. India was inducted into the Wassenaar Agreement on 7 December 2017. अभी मैंने कहा 16 से 18 के बीच में सब साइन हुए हैं, ठीक है। तो 16 में कौन साइन हुआ था, 17 में आपका ये वासेनार हुआ था, और 18 में कौन हुआ था, सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही सब चीजें हैं। अब इसमें यही एक एडवांटेज है, बेनिफिट्स ऑफ इंडिया क्या होते हैं कि इंडिया देखिए 4 में से 3 का तो मेंबर बन ही चुका है, बस NSG की और मेंबरशिप मिल जाए, फिर हम लोग क्रांति कर देंगे। जहां से चाहेंगे वहां चाहेंगे, जो हथियार चाहेंगे वो खरीदेंगे, जो चाहेंगे वो टेक्नोलॉजी बनाएंगे, मजे ही मजे होंगे फिर, दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो बेनिफिट क्या होते हैं, इट ओपन्स द वे फॉर इंडिया
टू बाई द हाई एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी फ्रॉम मेंबर नेशंस। ठीक है, ये इसके स्पेस प्रोग्राम को भी बूस्ट करता है। इंडिया कैन एक्सपोर्ट द मोस्ट एडवांस यूएवीज फॉर इट्स यूज इन सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म। मान लीजिए हमने कोई वेपन बना लिया और कोई कंट्री हमसे परचेस करना चाहती है, जैसे फिलीपींस वगैरह है, लाइन में लगे हैं कि ब्रह्मोस लेनी है, ब्रह्मोस लेनी है। आप फिलीपींस पता नहीं मेंबर है कि नहीं है, ठीक है, तो सब देखना पड़ेगा हमको। अगर नहीं है मेंबर तो हम उसको पुरानी वाली ब्रह्मोस देंगे 290 किलोमीटर वाली, अगर है तो हम उसको नई वाली जो एडवांस है ब्रह्मोस वो दे सकते हैं। दैट काइंड ऑफ द थिंग। इंडिया विल बी अ पार्ट ऑफ द रूल मेकिंग सिस्टम, ठीक है, एंड नॉट ओनली एडहेयर टू द रूल्स, मतलब हम सिर्फ नियमों के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम खुद नियम बनाएंगे। दैट काइंड ऑफ द थिंग। तो एडवांटेज तो होते ही है। फिर इट अलाउज इंडिया टू इंश्योर दैट द वेवर ड्यू टू द इंडो यूएस जो 123 एग्रीमेंट बना था, आपको पता ही मनमोहन सिंह के टाइम पे साइन हुआ था, ठीक है, कि यूएस एग्री टू सप्लाई ए सर्टेन टेक्नोलॉजी टू डेवलप अवर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, लेकिन वो वही ठंडे बिस्तर में चला गया। दैट काइंड ऑफ द थिंग वाज हैपनिंग। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेशनल एस्पेक्ट टू इट। यही सब था इसके बारे में। और भी कोई रिलेटेड चीज मिलती है तो आप एडअप कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कोई चीज स्किप हो गई, यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन, सो वी कैन एड इट टू अवर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स इन साइंस एंड टेक। तो डिफेंस का एक मेजर पार्ट से हम डील कर चुके हैं, स्पेस के भी मेजर पार्ट से डील कर चुके हैं। आगे के लेक्चर्स में हम साइंस एंड टेक पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।